एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एग्जाम, सॉरी पेपर वन एग्जाम के लिए कि आप ने जो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया है उसकी लर्निंग आपने जो सीखी है वो नेक्स्ट पेपर या नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से पता हो, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज याद रखें, आपने पहले जब पेपर शुरू करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कि पेपर वन चूंकि बहुत ज्यादा माइंड ड्रेनिंग पेपर होता है, इट्स नॉट लाइक पेपर टू के क्वेश्चन एक कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ था तो आप उसको स्मूथली लिखना शुरू कर देंगे, ना ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अटेम्प्ट पेपर विद फ्रेश माइंड। प्लीज गाइस ट्रस्ट मी, 4 तारीख को तुम्हारा पेपर है। अगर तुमने 3 तारीख की नींद जो है ना, जो अच्छे से पूरी नहीं की हुई है, तो आपका वैसे ही बड़ा चांस गिर गया है कि आप पेपर वन में स्कोर करें। आपको थके हुए दिमाग से पेपर अटेंड नहीं करना है। पेपर वन इज माइंड ट्रेनिंग पेपर। मैं समझा समझा के कराता हूँ। आई हैव एक्सपीरियंस मल्टीपल टाइम्स के 20-25 सवाल समझाते समझाते मेरा दिमाग थक जाता है, बिकॉज आई नीड टू बी वेरी क्लियर इन एवरी एमसीक्यू के यार ये क्यों आंसर है और ये क्यों आंसर नहीं है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब पेपर वन की प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं 20-25 सवाल करें फिर ब्रेक ले लें, 20-25 सवाल करें फिर ब्रेक ले लें। अगर ज्यादा थक रहे हैं कोशिश तो करें कि 40 क्वेश्चन एक गो में करें, लेकिन पेपर से पहले जब घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और रैंडम अप्रोचेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो याद रखें फ्रेश माइंड से करना है। नींद पूरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई भी होगी और आपके पास इनफ फ्यूल फॉर ब्रेन नहीं है, आपने नाश्ता नहीं किया हुआ, आज आप भूखे ही चले गए एंजाइटी की वजह से, मेरे बच्चे यू आर गोइंग टू गेट डी और अ सी इन योर पेपर वन। अगर आपका माइंड थका हुआ है या आपने अपने ब्रेन को फ्यूल अप नहीं किया हुआ है, आपका मोस्ट लाइकली ग्रेड जो आप एंड अप करोगे दैट वुड बी अ डी और अ सी। ठीक है, सी या डी आप एंड अप करोगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप टेंशन में इग्नोर कर देते हैं। फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेटा आप भले 40 क्वेश्चंस की जगह 20 सवाल करें, लेकिन एवरी यानी एवरी ऑप्शन अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, एवरी ऑप्शन मस्ट बी एवरी ऑप्शन मस्ट बी डिस्कस्ड। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करते हुए हर ऑप्शन को डिस्कस करना है, बिकॉज आप जब प्रैक्टिस में चारों ऑप्शंस में डिस्कस करोगे कि ये आंसर क्यों है और ये आंसर क्यों नहीं है, तो फिर आपको एक एक क्वेश्चन में 4 लर्निंग्स मिलेंगी। लेकिन एग्जाम में आपने ऐसा नहीं करना है। याद रखिए बेटा, प्रैक्टिस में हमारा बहुत टाइम लगता है, लेकिन क्यों? क्योंकि हमने हर ऑप्शन को डिस्कस करना है प्रैक्टिस के अंदर। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे आपको हर ऑप्शन पर तवज्जो नहीं देनी है। आपको सवाल से अपनी वर्किंग करनी है और बस एक ऑप्शन जो ऑब्वियस है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे केसेस में क्या होता है, आपने क्वेश्चन को रीड किया केयरफुली और क्वेश्चन को रीड करने के बाद जब आपने क्वेश्चन को समझ लिया, आई ऑलवेज सजेस्ट कि ऑलवेज do your working before looking at options। याद रखें, अगर आप ऑप्शंस पहले देख रहे हैं और वर्किंग नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आप ऑप्शन से हेल्प लेना चाह रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट करेक्ट नहीं कर पा रहा। आप हमेशा पहले अपनी वर्किंग करें सवाल को पढ़ने के बाद, उसके बाद ऑप्शंस को देखें। और एग्जाम में आपने सारे ऑप्शंस के ऊपर, फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आपने क्वेश्चन नंबर पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने के बाद 4 ऑप्शन है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आपने ऑप्शन ए पढ़ा और आपको नजर आ गया कि यार ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ए जो मैंने सवाल को समझा है इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है ना। अब देखो पहले क्या होता था, पुराना जो पैटर्न था ना उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी आता था, तो उसमें देयर वाज अ सेक्शन जिसमें मल्टीपल आंसर्स भी ठीक हो सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ऑल योर 40 क्वेश्चन विल बी एमसीक्यू और वो 40 में जो 4 ऑप्शन है उनमें कोई एक ही ठीक होगा। सो इफ यू आर सर्टेन दैट दिस ऑप्शन इज करेक्ट, do not need to waste time in looking other options। सेफ्टी के लिए रैंडमली बी या सी एक और ऑप्शन देख लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको सर्टेनिटी है, अगर आप बहुत होशो हवास में रीड कर रहे हो एंड यू आर सर्टेन दैट यार ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो डू नॉट वेस्ट। एग्जाम में यू आर नॉट सपोज, देखो एग्जामिनर ने ये जो पहले टाइम था ना, ये 1 आवर था, ये 1 आवर 15 मिनट इसलिए किया कि 1 आवर में मैक्सिमम बच्चा पूरा ही नहीं कर पा रहा था पेपर को। तो 1 आवर 15 मिनट में भी वो बच्चे स्ट्रगल करते हैं जो हर एक ऑप्शन पर, जो देखो सवाल पेपर इस तरह डिजाइन है कि जिसमें 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप क्विकली कर सकते हैं। आउट ऑफ 40
15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्विकली क्विकली सम्राट क्या है कि जिसमें अगर आपने सही अप्रोच किया क्वेश्चन को तो आंसर फटाफट निकल आएगा लेस देन 30 सेकेंड्स में। लेस देन 30 सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा। और उसी जगह पर फिर बाकी जो 25 क्वेश्चंस रह जाते हैं उसमें कम से कम 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें ठीक ठाक वर्किंग करनी होगी और 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें सम वर्किंग विल बी रिक्वायर्ड। तो इसलिए वर्किंग तो मेजॉरिटी क्वेश्चन में वर्किंग होगी। तो इसलिए पहला ये रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेने में बड़ा अच्छा यानी फायदा होगा कि जब आप ये रियलिटी मानकर चलें कि वर्किंग रिक्वायर होगी हर क्वेश्चन में, घबराएं। ठीक है जी। और जब आप एग्जाम करेंगे तो आपने सारे ऑप्शंस पर नहीं देखना है, एक को देखा आपने, एक को, या अगर फॉर एग्जांपल सवाल पढ़ते ही समझ में आ गया तो जस्ट हैव अ लुक एट अ ग्लांस, मतलब हैव अ ग्लांस एट योर ऑप्शंस, और वो जो कीवर्ड आप ढूंढ रहे हैं वो आपको ऑप्शन में मिलेगा तो आप उसको एक बार तरीके से रीड करके जस्ट गो फॉर इट। ठीक है। सेकेंडली, जब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, मैं खुद भी इस गलती से गुजर चुका हूं व्हेन आई वाज स्टूडेंट। मैंने खुद भी शायद पुराने स्टूडेंट से आप लोगों से भी जिक्र किया, and I committed this mistake when I was attempting my aptitude test for the medical entrance test for the university examination। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है वो मुझे बहुत ज्यादा हैवी कॉस्ट नहीं किया, बट उसके बाद से आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स कि आपने पेपर में घबराना नहीं है, बल्कि आप जब क्वेश्चन 1 पढ़ते हो, लेट्स से एट अ ग्लैंस आपको कोई आइडिया नहीं हो रहा कि भाई क्या है क्वेश्चन, छोड़ दें उसको। याद रखें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस को जिनको आप फर्स्ट ग्लांस में रीड करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि दिस इज गिविंग मी टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आई विल नीड सम टाइम टू आंसर इट, डू नॉट गो टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन फर्स्ट इन एग्जाम टाइम। देखो जब फ्रेश एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हो और आपको आता है दैट देयर इज टू मच कैलकुलेशन इन्वॉल्व, जस्ट लीव दैट क्वेश्चन, गो टू क्वेश्चन नंबर 2, गो टू क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से 1 से लेकर आपने राउंड 1 में 40 तक पहुंचना है। आर यू ऑल गेटिंग मी बेटा? एमसीक्यू पेपर में अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दोगे तो यू विल लूजिंग मार्क्स इन दोस क्वेश्चंस व्हिच यू कुड हैव डन इजीली। मैं खुद इस रह चुका हूं, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा गारंटी कर रहा हूं इस चीज को कि जब आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस और एक्सेप्टेंस इस बात की किए बगैर कि वर्किंग रिक्वायर होगी और गलत अप्रोच इख्तियार करोगे तो यू विल बी लूजिंग अप मार्क्स इन दोज एमसीक्यूज व्हिच यू कुड हैव डन इजीली। इसलिए राउंड 1 होगा और राउंड 1 के अंदर यू विल गो थ्रू एवरी क्वेश्चन एट अ ग्लांस। एट अ ग्लांस क्या मतलब? देखा, अच्छा यार इसमें तो लग रहा है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, या टू मच पैराग्राफ इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, लेट्स लीव इट। क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, 3 आ गया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया, 7 कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद आपको पता है कि आपको जो है ना वो साथ में आंसर शीट मिलती है जिसमें आपको पेंसिल से शेड करना होता है। तो अब इसको करने के 2 अप्रोचेस हैं, या तो 10 क्वेश्चंस तक आ जाओ, फिर 10 क्वेश्चंस के आंसर्स पहले वो कर लो, शेड्स कर लो प्रॉपर्ली, होशोवास में। कभी भी ये गलती नहीं करना कि 40 क्वेश्चंस पहले आपने क्वेश्चन पेपर पे पूरे सही किए, उसके बाद जाकर आपने उसको आंसर शीट पे हाईलाइट किया। आई हैव सीन मल्टीपल स्टूडेंट्स के जब वो एक साथ आंसर्स को लिखना यानी हाईलाइट करना क्वेश्चन शीट से देखकर अपनी आंसर शीट में करना शुरू करते हैं, वो मैसअप कर जाते हैं, जल्दबाजी हो रही होती है, टाइम कम रह गया होता है। अब आपने क्वेश्चन पेपर पे सही मार्क किया था कि क्वेश्चन नंबर 16 का सी है, लेकिन जब वहां आंसर शीट पे मार्क कर रहे होते हैं तो वहां बी मार्क कर देते हैं, या वहां 17 का सी मार्क कर देते हैं। आर यू ऑल गेटिंग मी बेटा? बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है? तो या तो साथ साथ मार्किंग करते जाना, या फिर एटलीस्ट 5 या 10 क्वेश्चंस का विंडो लेकर मार्किंग करते जाना। जब आप कम कम क्वेश्चंस पर मार्किंग कर रहे होगे तो इवेंचुअली क्या होगा, एरर का चांस गलत होगा। वरना जब आप एक साथ मार्किंग करने बैठते हो, 40 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर पे हुए हैं और अब नाउ यू आर ऑल मार्किंग ऑल ऑफ देम ऑन योर आंसर शीट, तो अल्टीमेटली ये होता है कि यू मेस्ड अप, और खासतौर पे आउट ऑफ घबराहट आप मेसअप कर जाते हो और आप यहाँ 27 का आंसर आपने सही लगाया सी, वहां बी लगा दिया गलती से जल्दबाजी के अंदर, या 27 का आंसर लगाना था 26 का लगा दिया। वो समझ आ रही बात या नहीं आ रही है बेटा? कहाँ गूंगे हो गए सारे? आर यू ऑल गेटिंग मी? यस और तो याद रखें, देखो पेपर तो हर बच्चा अपनी नॉलेज पे ही अटेम्प्ट करेगा, लेकिन आपका दिमाग अगर पेपर, केमिस्ट्री का पेपर 1 सबसे ज्यादा ड्रेनिंग पेपर है, इसमें कोई शक नहीं है। केमिस्ट्री के पेपरों के लिए डरा मैं नहीं रहा, लेकिन रिवीजन आपने हर 2-3 दिन के बाद कर लेना है एक बार अपने कमजोर कॉन्सेप्ट्स का, लेकिन ज्यादा फोकस करना है प्रैक्टिस पर। और प्रैक्टिस, क्वालिटी प्रैक्टिस होगी तो फायदा होगा। क्वालिटी प्रैक्टिस का मतलब यही है कि आप अपने वीक जोन को आइडेंटिफाई करें, उस जैसे अच्छा करें क्या? देखो मैं आपको
एक बात और, चलो अब भरोसा बढ़ा यानी ट्रस्ट आपका, और आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की बता दूं, याद रखें जब आप टॉपिकल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं पूरे साल, तो उसमें आपको बहुत सारे मुश्किल सवाल एक साथ दिख जाते हैं, जबकि जब आप ईयरली कर रहे होंगे ना, तो इस बात की तसल्ली रखें कि हर सवाल मुश्किल नहीं होगा। इस बात की तसल्ली रखें, ऐसा नहीं होगा जैसे टॉपिकल करते हुए ऑर्गेनिक के बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट में बच्चा ड्रेन हो जाता है। लेकिन जब आप ईयरली अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो भाई ऐसा नहीं होगा कि 12 ऑर्गेनिक के सवाल है तो 12 के 12 बहुत मुश्किल है। हाँ, उसके लिए जरूर होंगे जिसने पढ़ा ही नहीं होगा। जिसने पढ़ा है और पेपर 2 ऐसा दिया है कि आप उम्मीद कर रहे हो कि ए आएगा, तो फिर पेपर 1 में बिल्कुल ही फारिग और नल्ले नहीं होंगे। अलबत्ता ये कि पेपर 1 में डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली मैं फिर कहूंगा कि आपके ग्रुप को डिस्कशन में मैंने पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखा। ओ लेवल्स का ग्रुप है, वो बच्चे बड़े पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ग्रुप एक दूसरे डिस्कशन भरी हुई है, लेकिन आप लोग अपने क्या कहते हैं, दो दो ईंट की, दो दो गज की अपनी अपनी मस्जिदों में प्रैक्टिस करने को बेहतर समझते हैं। कोई व्हाट्सएप ग्रुप बंदा बना लेता है। तो अगर आप कहें तो मैं पेपर 1 के लिए तो बहुत जरूरी है, जुल्करनैन मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो जरा इन बच्चों के लिए कोई ग्रुप बना दें, ताकि जब तक इनका पेपर 1 नहीं होता एटलीस्ट ये अपने क्वेरीज को ग्रुप पे डिस्कस करें, अप्रोचेस को डिस्कस करें, और अगर बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो खुलासा ये कि ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जब आप एक क्वेश्चन डालेंगे दूसरा उसका आंसर बताएगा, वॉइस मैसेज में क्लैरिटी मिल रही होगी, बेटा पेपर 1 के लिए कर लें वरना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर माइंड, हर जो दिमाग है वो इतना शार्प और स्मार्ट नहीं होता, लेकिन जब पेयर टू पेयर गाइडेंस एक दूसरे को मिलती है तो बहुत सारी चीजें रिकॉल हो जाती हैं और बहुत सारी चीजें वो रिपीट भी हो सकती हैं, वो अप्रोचेस। क्योंकि अप्रोचेस है ना पेपर 1 की लिमिटेड है, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड अप्रोच नहीं है, लेकिन उस लिमिटेड अप्रोच की लिमिट को तय करने के लिए जरूरी है कि आप जो मेरे इस सेशन के अलावा वक्त है उस वक्त के अंदर अपना रिविजन और अपनी क्वेरीज को करते जाएं। अब इन तमाम बातों के साथ बिस्मिल्लाह करके आज का मैं पेपर शुरू करता हूं इस अप्रोच के साथ कि इससे मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखा पाऊंगा। मैं ये तो नहीं जानता, आई विल ट्राई टू गो ऑल द वे, ठीक है, लेकिन दरमियान में जहां ब्रेक लगानी होगी मैं ब्रेक लगाऊंगा। अब आपके सेशन ये रेगुलर ही होंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, ठीक है, मां सिवाय थर्सडे को शायद आपका सेशन देर रात में हो, वरना ज्यादातर दिनों में। कल चूंकि एएस बायो का प्रैक्टिकल है और मैं उसका सुपरवाइजर हूं, तो सुबह मेरा वैसे ये सेशन सुबह होने के लिए, यानी वेंसडे ऑनवर्ड ये सेशन मोस्ट लाइकली सुबह होंगे, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 9 बजे से 11 साढ़े 11 तक, क्योंकि उस टाइम में हम आपको लंबा भी कर सकते हैं। तो ये टेंटेटिवली बता रहा हूँ। कल चूंकि एएस बायो का प्रैक्टिकल वेरिएंट 3-4 है और सेंट माइकल्स में 3 शिफ्ट है या 2 शिफ्ट है, तो मैं ऑल द वे शाम तक तो बिजी रहूंगा प्रैक्टिकल में, तो इसलिए कल भी रात में ही हो पाएगा। बट परसों से, वेंसडे से इंशाल्लाह ताला सेशन जो है वो मॉर्निंग में होगा, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप फिर सुबह जाग जाए, मोस्ट लाइकली 9 या 10 बजे से, 9 बजे से मोस्ट लाइकली 9 बजे सुबह से या 8:30 बजे सुबह से, और 2-2.5 घंटे का जो भी टाइम होगा उसमें हम कंडक्ट करेंगे। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो मैं क्वेश्चंस कराता जा रहा हूँ उनसे अप्रोचेस आपकी इतनी जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएं कि इवेंचुअली जब वो नेक्स्ट टाइम वो अप्रोच रिपीट हो रही हो नेक्स्ट डे किसी क्वेश्चन में, तो वो आपको ऐसा ना हो फिर वहीं अटके में जूं के तू। तो ये बड़ा जरूरी है। चलिए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। जो पेपर मैंने आज आपके लिए सिलेक्ट किया है, इट इज वन ऑफ दी पेपर जिसमें बहुत ही गजब के क्वेश्चन है। गजब समझते हो, बड़े ही कोई धांसू किस्म के क्वेश्चन है। एंड दैट इज मई जून 2024 वेरिएंट 13। दिस इज नॉट योर वेरिएंट, बट दिस वेरिएंट इंक्लूड्स लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो दिमाग को खोल दें, यूं कह लें दिमाग को फाड़ दें। तो जाहिर है कि एज अ टीचर मेरा काम है कि मैं आपके दिमाग को वो अप्रोचेस प्रोवाइड करूं जो डिफिकल्ट अप्रोचेस हो सकती हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ साथ देंगे। पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वरना अदरवाइज मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा कि आप जो है ना वो कितना रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ट्राई टू बी विद मी मेंटली, वर्बली, वोकली, ठीक है जी। शुरू करें? आर यू ऑल विद मी? यस सर। यस सर। यस सर। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए। X इज एन इम्प्योर सैंपल। ओके, अब देखो इस तरह का ये सवाल आया ना, अब जैसे मैं एग्जाम में बैठा होता और मैं देखता कि यार ये सवाल है और यहाँ पे से और x का जिक्र है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो आई वुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन फॉर y। यानी पहले क्वेश्चन में मुझे नजर आता है कि यार ये MCO3 और XY का कुछ चक्कर चल रहा है और आखिर जाके वो, तो मैं इसको पहले अटेम्प्ट में नहीं करता, मैं कहता पहले वार्म अप हो जाऊं, मैं इसको छोड़ देता। अभी तो मैं करा रहा हूं लेकिन मैं इसको छोड़ देता। लेकिन जब मैं यहां आता, नंबर ऑफ एटम, ये मोल का बेसिक है, तो मैं इस सवाल को कर जाता। या मैं नीचे आता, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, में कह रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कौन सा मुश्किल काम है। तो ये मैं साथ आप समझ लो, इस एग्जाम में बैठ के मैं क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता,
ठीक है भाई, और मैं इसके ऊपर पेंसिल से क्रॉस लगाता था कि मुझे याद नहीं कि मैंने ये किया नहीं है, और मैं क्वेश्चन 2 पे जाता, मैं क्वेश्चन 3 पे जाता। अब देखो ये आयनाइजेशन एनर्जी हम सबको पता है ना, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जाता, मैं फिर इस सवाल पे आता, बॉन्ड एंगल है, मुझे पता है कि मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मैं इस सवाल को अटेम्प्ट कर लेता। मैं इस पर आता, मुझे पता है मेरी बॉन्ड एंगल बहुत अच्छी है। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही? तो मैं जब पेपर देख रहा हूँ, अब ये सवाल है, अब ये सवाल में डायग्राम वायग्राम बनी हुई आ गई, कैलकुलेशन आ गई। अब अगर मुझे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पता है तो मैं कर लेता, नहीं पता है तो मैं इसको भी आगे के लिए छोड़ता। अब जैसे ये सवाल है, टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो मैं इस सवाल को क्रॉस करके आगे चलता। आप समझ लो इसमें क्या होगा, विद इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल आपको जो क्वेश्चन आते होंगे वो आप कंप्लीट कर लोगे, एंड एंड में आपके पास वो क्वेश्चन होंगे जो ट्रिकी होंगे। अब अल्लाह ना करे अगर उनमें से कोई क्वेश्चन रह भी गया तो तुम्हें वो अफसोस नहीं होगा जो तुम्हें इजी क्वेश्चन छूटने पर होगा। यस और नो? यस और नो? यस सर। सर। अच्छा, जहन में यस सर। रखें कि टू स्कोर अ ग्रेड ए आपका स्कोर शुड बी अबव 28। 28 इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड रिसेंट ईयर्स में, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहता कि आप 28 नंबर लेकर आए, यू नीड टू मेक श्योर कि आपके नंबर कम से कम 35 तो हो, बिकॉज द हाईएस्ट थ्रेशोल्ड व्हिच वी सी ओवर दीज इयर्स इज 32, ठीक है। 32 इज द हाईएस्ट थ्रेशोल्ड। 35 36 तक भी जाओगे तो दैट वुड बी फाइन। अगर आप 22, ज्यादातर बच्चे रेंज करते हैं 18 टू 22 में, और 18 टू 22 में ईदर दे स्कोर सी, और अगर थ्रेशोल्ड नीचे आ गया तो दे स्कोर बी, ठीक है। सी या बी लेकर आते हैं, तो अल्लाह ना करे अगर ऐसा सिचुएशन हो गई कि आप 18 टू 22 में लाइन कर रहे हैं, फिर आपका पेपर 2 बड़ा काउंट करेगा, और अगर आपने ये पेपर में छक्का मार दिया तो फिर तो मजा ही आ गए। चलिए भाई शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। Okay, X is an impure sample. Always highlight X is an impure sample of group 2 metal carbonate. X एक sample है, impure sample है जिसमें group 2 का carbonate है, which is MCO3. X contains 57% by mass of MCO3. समझ आता है भाई? X क्या है? एक sample है जिसके अंदर metal carbonate मौजूद है। Working, always do your working. और दूसरा भी कुछ होगा इसके अंदर, ठीक है ना। MCO3 होगा और दूसरा कोई Z कह लेते हैं या Y कह लेते हैं, उसका जिक्र नहीं है। और X का जो 57% है वो कौन है? MCO3 है। यस और नो? ये मैंने ट्रांसलेट किया, मुझे साथ से जवाब देते जाना बेटा। यस सर। ठीक है। यस अच्छा, सर। आगे चलते हैं। कहता है द इम्प्योरिटीज इन X डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। X के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज का मतलब क्या हो गया? दीज आर द इम्प्योरिटीज। यस और नो भाई? एक तो उसमें MCO3 है, दूसरा पे जाहिर है 57% MCO3 है, तो रिमेनिंग वन इज द इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी HCl से रिएक्शन नहीं करती है। क्या मतलब हो गया? इम्प्योरिटीज HCl से रिएक्शन नहीं करती, इसका क्या मतलब हुआ कि ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है या नीचे? HCl से अगर रिएक्शन नहीं कर रहा तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होगा या नीचे होगा? व्हाट डू यू थिंक? those metals which are more reactive than, अगर for example barium है तो barium is more reactive, तो will it be able to displace hydrogen? yes or no? यस सर। yes. लेकिन Yes. उसी जगह पर अगर कॉपर है तो क्या कॉपर HCl में से H को डिस्प्लेस कर सकता है? बोलो बेटा। नो सर। नहीं कर No, सकता। sir. so I'm just sharing the working, I don't know the question yet, I'm just talking about the working here ना, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे कॉल आ रहा है। अस्सलाम सर, मेरी क्लास चल रही है, मैं क्लास के बाद बात करता हूँ। अच्छा बेटा आगे चलो। 7.4 grams of X is reacted with excess of, sorry, 7.4 gram of X reacted with excess of dilute hydrochloric acid। अब देखो उसने क्या बताया कि इम्प्यूरिटीज जो हैं X के अंदर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करती है। 7.4 ग्राम जो X था उसमें उसने रिएक्शन किसके साथ किया है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इसका मतलब रिएक्शन किसने किया होगा? अगर ये रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब टोटल रिएक्शन किसने किया होगा? MCO3 ने। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस बेटा? यस सर। ओके, आगे Yes, चलते हैं। 0.05 मोल ऑफ द ग्रुप 2 मेटल क्लोराइड इज प्रोड्यूस। इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि जब जाहिर है कि मेटल कार्बोनेट ने HCl से रिएक्शन किया होगा, तो आप जानते हैं मेटल किससे रिएक्ट करेगा? भाई मेटल कार्बोनेट ने अगर HCl से रिएक्शन किया होगा तो रिएक्शन आपको पता है ना, कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है क्या बनता है? मेटल का क्लोराइड बना रहा है, साथ में ग्रुप 2 का मेटल क्लोराइड है, और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। इसने बताया कि भाई मेटल क्लोराइड कितनी बन रही है? 0.050 बन रही है। यहां तक क्लियर है सबको? ये सारी इंफॉर्मेशन सवाल में गिवन है। सवाल का सिनेरियो ये है कि वी हैव गॉट एन X जिसके अंदर मेटल कार्बोनेट 57% है, बाकी इंप्योरिटीज है। इंप्योरिटीज रिएक्शन नहीं कर रही है, रिएक्शन कौन कर रहा है? मेटल कार्बोनेट कर रहा है, और रिएक्शन करने के बाद 0.050 मोल ये मेटल का क्लोराइड बना रहा है। यहां तक सबको मतलब क्लियर है सबको? शर्जील, हानिया, फरिया, रबीसा, अंबर, सारा, आयशा। Yes, sir. ओके,
अब देखो यहाँ सवाल क्या आता है, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप टू मेटल। आपको ग्रुप टू मेटल की आइडेंटिटी बतानी है, ऑप्शन आपको गिवन है। याद रखो जब भी आइडेंटिटी का सवाल आ गया इसका मतलब आपको AR निकालना है। भाई जाहिर है आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट है, अगर आप उसको क्योंकि मास है मोल है तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट है। जाहिर है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा तो पता चलेगा ना कि भाई पीरियोडिक टेबल आपको साथ में पेपर में अटैच होता है तो आप मालूम कर सकते हो कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास ये आ रहा है तो कौन सा एलिमेंट होगा। यस और नो? यस सर। अच्छा जी, अब रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे मालूम होता है बेटा, जल्दी से बता दो कि फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करने का। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल मास टू ऑफ मास अपॉन एमआर। AR। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए और मास चाहिए। मास चाहिए। नंबर ऑफ मोल चाहिए और मास चाहिए, इसमें किसी को कोई मसला? नो सर। चलो अब यानी अब वर्किंग का एक पैटर्न आ गया। अब देखो नंबर ऑफ मोल हमें गिवन है यहाँ पर, लेकिन ये गिवन किसके हैं, मेटल क्लोराइड के। तो जरा हम रिएक्शन को देखते हैं कि मेटल क्लोराइड, जब यहाँ पर मेटल क्लोराइड एक होता है, इनके रिएक्शन में देखो तो इनके रिएक्शन कितने रेशो में हो रहे हैं, 1:1 के रेशो में। कैन यू लुक एट द रेशो? जब आप मेटल कार्बोनेट को HCl से रिएक्शन कराते हो, मैं पूरा रिएक्शन साफ करके लिख देता हूँ। जब मेटल कार्बोनेट HCl से यस सर। रिएक्शन करता है तो आपके पास मेटल का क्लोराइड बनता है, जो ग्रुप 2 का क्लोराइड है तो Cl2 आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करने जाओगे तो क्लोरीन के लिए यहाँ पर 2 लगेगा। जब यहाँ पर 2 लगेगा तो यहाँ पर रेशो कितना होगा, 1:1 होगा। तो अगर ये 0.050 मोल है तो ये भी 0.050 मोल होगा। यस और नो? यस तो सर। इसका मतलब मेरे पास मेटल कार्बोनेट के मोल तो आ गए 0.050, कोई मसला? अब चाहिए मास। अब टोटल मास कितना है, 7.4 ग्राम, और ये 7.4 ग्राम का कितना है, 57%। कैलकुलेटर खोलो, 7.4 का 57% निकालो। 7.4 मल्टीप्लाई बाय 57% करो, कितना आ रहा है, 4.218। ऐसा ही है? यस सर। तो इसका मतलब वर्किंग क्लियर होनी चाहिए बेटा। तो अब हमारे पास मास आ गया 4.218 ग्राम्स और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.050। अब मुझे बताइए जब ये दोनों चीजें मौजूद है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं शर्जील। AR निकालने के लिए क्या करेंगे, जी सर, मोल्स का 4.218 फॉर्मूला। डिवाइडेड बाय 0.050। बेटा क्या आंसर आ रहा है, आंसर बताइए। 84.36। 84.36। ये किसका MR आ गया बेटा, ये आ गया किसका MR, मेटल कार्बोनेट का। यस और नो? यस मेटल कार्बोनेट का आ गया। अब मेटल कार्बोनेट का आ गया, हमें तो मेटल का चाहिए था, तो मेटल कार्बोनेट में कार्बोनेट का मास माइनस कर दें। कार्बोनेट का मास कितना होता है, 12 प्लस 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 48 और 12 60। इसमें से 60 माइनस कर दीजिए, इसमें 60 माइनस कर दीजिए तो मेटल का मास आ जाएगा कितना, 24.3। तो 24.3 किसका मास होता है बच्चों, दैट इज ऑफ मैग्नीशियम। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। बात आई समझ में कि ऊपर से गई? देखो वर्किंग तो अच्छी खासी हो गई ना, लेकिन क्या है कि हमें पता था कि भाई सर ने बताया आइडेंटिटी शुड बी AR। अब AR तक कैसे पहुंचते, मैंने पहले देखो जब अप्रोच रोड मैप क्लियर होगा तभी वर्किंग होगी। तो अब वहां तक जाने का रोड मैप क्या था कि हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए और हमें मास चाहिए। नंबर ऑफ मोल यहाँ गिवन थे लेकिन वो मेटल क्लोराइड के थे, तो हमने देखा कि यार रेशो क्या है, तो पता चला रेशो वही है, तो इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन तो नहीं करनी थी। फिर यहाँ से मास निकाल लिया, 7.4 का 57% था वो निकाल लिया। दोनों चीजों से हमारे पास क्या आ गया, MR आ गया। MR कार्बोनेट का था, कार्बोनेट का मास माइनस किया तो मेटल का मास आ गया, दैट कोरिलेट्स विद Mg। इज एवरीबॉडी क्लियर इन दिस वर्किंग? यस सर। जी शर्जील, सारा उस्मान, आयशा उस्मान, चल जी सर। ठीक है जी। फरीहा, हानिया, हादिया, उरूब, रबीसा, बेटा बार बार Yes, जल्दी sir. से कहूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। चलो Yes, ये sir. इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज सैंपल्स कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज सिखाना चाहता हूँ, याद रखो कि सेम वॉल्यूम का जब भी सवाल आ जाए या सेम नंबर ऑफ एटम्स, वो यानी दो चीजों में पूछे कि सेम नंबर ऑफ एटम किसमें होंगे या सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे, तो याद रखें जिनके मोल सेम होंगे उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। जिनके मोल सेम होंगे उनके नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे। जिनके मोल्स, क्योंकि आप जानते हैं 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हो कितने पार्टिकल्स एक्वायर करता है, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। यस और नो? इसी तरह 1 मोल किसी भी गैस का हो कितना वॉल्यूम लेता है, 24 डेसीमीटर क्यूब। तो याद रखें कि
जब भी सवाल इस तरह, ये बहुत आता है इस तरह का सवाल कि भाई दो चीजों में बताइए किसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, या दो चीजों में बताइए सेम नंबर ऑफ एटम किसमें है, या दो चीजों में बताइए कि सेम वॉल्यूम कौन एक्वायर करेगा, और डिफरेंट डेटा गिवन होते हैं। तो आपको पूरे वॉल्यूम तक जाने की जरूरत नहीं है, जिन दो चीजों के नंबर ऑफ मोल सेम होंगे उनका वॉल्यूम भी सेम होगा, और उनका, बोलो बेटा, उनका वॉल्यूम भी सेम होगा, और उनके नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। ये बात समझ आती है? जी Yes, सर। ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ Yes, पर क्या sir. कहता है, विच ऑफ दी सैंपल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम एज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, लेकिन हमें नंबर ऑफ एटम निकालने की जरूरत नहीं है, हमें क्या निकालना है, सिर्फ मोल्स निकालने हैं। यस और नो? तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन एमआर। तो मास 1 है, एमआर भी हाइड्रोजन का कितना होता है? 1. नहीं नहीं, हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है ना बेटा, हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 2. 0.5. ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा बेटा? 0.5. 0.5। अब आप देख लें बाकी 0.5 किसका आता है, करें? एक आ रहा है, एक. ए का आ रहा है सर। अच्छा, एक इसमें एक चीज करेक्ट कर लेना, यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम्स। ओके, यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम्स, और हमने गलत मास ले लिया ना, मॉलिक्यूल का मास ले लिया। नंबर ऑफ एटम लिखा हुआ है, तो आपने यहां पर हाइड्रोजन एटम का मास लेना होगा, तो ये मोल शुड बी 1। आर यू गेटिंग मी? नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ना बेटा, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए फिर हाइड्रोजन एटम का मास लोगे तो मोल कितने आ जाएंगे, 1 मोल आएगा। कितने मोल आ जाएंगे? 1 मोल। अब अगर यहाँ देखें, तो अब यहाँ देखोगे तो फिर मेरे ख्याल है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एमआर देखो 20 गिवन है, मास भी 20 गिवन है, तो 20 मास हो जाएगा और 20 एमआर हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Sir, जी बेटा। आप नंबर ऑफ एटम्स की क्लैरिफिकेशन दोबारा दिखा सकते हैं, मुझे समझ नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स की पहले तो मुझे बताओ पेपर कैसा हुआ, तुम अभी आवाज आ रही है, शुरू में जब बात कर रहा था कहाँ थे आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह पेपर अच्छा गया, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन करता लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेपर अच्छा गया। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स की क्लैरिफिकेशन क्या, ये वाली बात समझाऊं जो मैंने यहाँ समझाई है? नो सर, अभी आपने कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स, फिर आपने कहा नंबर ऑफ एटम्स, तो मुझे उसमें कंफ्यूजन हुई थी, वो ओके, मैं बताता हूँ। विच ऑफ दी, देखो क्या सवाल लिखा हुआ था, विच ऑफ दीज सैंपल्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स इन एज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये समझ आती है? तो नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन का ना, तो हाइड्रोजन एटम का मास रखोगे ना। अगर यहाँ लिखा होता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास रखते हैं, विच वुड बी 2। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, मास अपॉन एमआर के लिए 1 होता है। दैट इज व्हाई यू डिवाइडेड 1 by 1 एंड दैट यू गेट 1 मोल। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली यहाँ मैंने देखा नियॉन है, सिंगल एटम है, और यहाँ उसका एमआर 20 गिवन है, तो 20 डिवाइड बाय 20 आल्सो 1 मोल। तो जिनके मोल सेम होते हैं उनमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो चलो, what is the total number of protons? अब this should be easy. What is the total number of proton, neutron, electron present in ammonium ion with a relative formula mass of 21? अब आपको क्या क्या दिया मैंने, आपको बताया गया है कि इसका जो एमआर है यानी रिलेटिव फॉर्मूला मास है दैट इज 21। फॉर्मूला मास क्या बताता है आपको, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यस और नो? फॉर्मूला मास क्या बताता है आपको, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एंड उसके बाद आपको उसने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बताने। तो अब अमोनियम आयन में क्या क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो अमोनियम आयन का फॉर्मूला होता है NH4। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं बेटा, 7 प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन होता है। यस और नो? तो अब हाइड्रोजन कितने हैं, इसके पास 4 हैं, तो यहाँ 4 प्रोटॉन इधर आ जाएंगे और 7 प्रोटॉन इधर हैं, तो टोटल प्रोटॉन कितने हो जाएंगे बेटा, 11 प्रोटॉन। यस और नो? 11 प्रोटॉन्स। इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। दिस इज इजी। 11 प्रोटॉन्स, या तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। उसके बाद न्यूट्रॉन आ जाए, तो 21 आपके पास मास था, आपको प्रोटॉन का नंबर पता चल गया कितना है, 11 है। तो 21 माइनस 11 करेंगे तो 10 क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ये बात समझ आती है बेटा? यस और नो? यस Yes, ठीक है। sir. अच्छा, उसके बाद प्रोटॉन जितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं आमतौर पे। यस और नो? इलेक्ट्रॉन, Right. लेकिन चूंकि ये अमोनियम आइन है, NH4+1 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा, कम। अगर ये मॉलिक्यूल होता तो 11 प्रोटॉन के साथ 11 इलेक्ट्रॉन होते। यस और नो? लेकिन चूंकि इस ये आइन है प्लस का, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। इसका मतलब व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर गाइस, ए। किसी को मसला क्लियर? नो सर। ओके,
This question is about the first ionization energies of magnesium and neon. Okay, पहले हमें देखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम नियॉन सेम पीरियड में आते हैं डिफरेंट। तो अगर आप देखेंगे तो पहला जो पीरियड उसमें हाइड्रोजन हीलियम आते हैं, दूसरा पीरियड शुरू होता है पीरियड टेबल से देख लेना, मुझे याद है तो मैं इसलिए डायरेक्टली बता रहा हूँ। दूसरा लिथियम से शुरू होता है, नियॉन पे एंड होता है, और तीसरा यहाँ सोडियम से, और फिर यहाँ पर मैग्नीशियम आता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है। तो नियॉन इज इन द सेकंड पीरियड एंड हाउएवर मैग्नीशियम इज इन द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड का मतलब क्या हो गया कि नियॉन के पास सेकंड पीरियड में 2 शेल्स होंगे, यस और नो। नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 बनेगी, जबकि मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन 12 इलेक्ट्रॉन्स की होगी तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 बनेगा, यस और नो। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब सवाल क्या पूछा है, विच रो इज करेक्ट? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? अब देखिए नियॉन में 2 शेल्स हैं, तो Neon. यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा या मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल Neon. होगा? ऑब्वियसली नियॉन से। तो इसका मतलब व्हाट वी लुकिंग फॉर कि नियॉन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तो हमारा आंसर जो है इधर इधर से आ जाएगा। अब उसके बाद आ जाए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव। मैग्नीशियम में कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा जब आप रिमूव करेंगे? एस से, और नियॉन में पी से। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this was easy. चल, okay. Now because I know कि बॉन्डिंग में मेरे जो है ना वो अब थ्योरी होती है, तो चले let's do it. Okay. अब बॉन्डिंग में जरा याद कर ले, बॉन्ड एंगल्स कौन कौन से थे बेटा, मैं थोड़ा रिवाइज करा दूं, उतनी भूल तो नहीं गए कि 2 वाला था 180 डिग्री लीनियर, यस और नो, फिर 120 डिग्री ट्राइंगल प्लेनर, उसके बाद फिर 109.5 टेट्राहेड्रल, फिर 107 डिग्री पिरामिडल, उसके बाद 104.5 एंगुलर बेंड, उसके बाद 90 एंड 120, दैट वाज 5 इलेक्ट्रॉन पेयर ना, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या था? Diagonal ट्राइंगल बाइपिरामिडल। और उसके बाद 6 वाला जो था वो कौन सा था बेटा? octahedral. ऑक्टाहीड्रल विच वाज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स क्या थी बेटा? PCl5 थी, यस और नो, और इसकी एग्जांपल क्या थी? SF6 थी, यस और नो। इसकी एग्जांपल जैसे H2O थी, इसकी एग्जांपल बहुत सारी एग्जांपल्स थी। खैर अब सवाल पढ़ते हैं। ओके, आर्सेनिक फॉर्म्स अ कंपाउंड विद फ्लोरीन। ओके, आर्सेनिक कौन से ग्रुप में है? तो इट इज इन ग्रुप 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप उसमें से देख लीजिएगा कहां से, जो आपका पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, आर्सेनिक फॉर्म्स फॉर्म अ कंपाउंड with fluorine. In this compound, the arsenic atom has no lone pair of electrons and there are no dative bonds. Okay, पहले इस पर देखते हैं। तो ग्रुप 5 का देखो, आर्सेनिक क्या हमने क्लास में पढ़ा है? बोलो, नहीं पढ़ा ना? अरे बोलो ना, नहीं पढ़ा सर, नहीं नहीं पढ़ा। पढ़ा। लेकिन मेरे बच्चे ग्रुप 5 से हमने और एग्जांपल्स तो पढ़ी। नाइट्रोजन और फास्फोरस पढ़ा या नहीं पढ़ा? नाइट्रोजन की एग्जांपल आपने NH3 पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? फास्फोरस की एग्जांपल PCl3 और PCl5 पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? यस और नो? Yes, sir. पढ़ा। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं, देखो अब आर्सेनिक उसने उसी के लिए मिमिक किया। तो आर्सेनिक फॉर्म्स द कंपाउंड विद फ्लोरीन। ठीक है, इन दिस कंपाउंड द आर्सेनिक एटम हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर आर नो डेटिव बॉन्ड्स। अब अगर आप देखें तो जब इसकी बात, फॉर एग्जांपल PCl3 और PCl5 है, ग्रुप 5 का एलिमेंट है ना, 2 तरह की क्लोराइड्स बनाता है, तो 2 तरह की फ्लोराइड्स बनाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको स्ट्रक्चर को देखो PCl3 के, तो यहाँ पर क्या होगा? 3 क्लोरीन से कंबाइन हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो जाएंगे, ग्रुप 5 का एलिमेंट है, और 1 लोन पेयर बचेगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जब ये PCl5 बनाता है तो आप क्या देखते हो कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर Zero यूज हो lone जाते हैं, pair. यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना, वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के साथ बनता है। तो इसने क्या कहा था? इन दिस कंपाउंड द आर्सेनिक एटम हैज नो लोन पेयर। तो ये इसकी बात कर रहा है, A की या B की बात कर रहा है? B. B. ठीक है, B की बात कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है। जबकि अगर आप NH3 वाली ग्रुप 5 की एग्जांपल देखें, PCl3 वाली देखें, तो यहाँ लोन पेयर आता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे चलते हैं। दूसरी लाइन में उसने कुछ और भी कहा। सेलेनियम ग्रुप 6 में आता है। ग्रुप 6 की एग्जांपल कौन है? सल्फर है, यस और नो? सेलेनियम has also formed a compound with fluorine. सेलेनियम भी कंपाउंड बनाता है फ्लोरीन के साथ। In this compound, the selenium atom has no lone pair of electrons and there are no dative bond. यहाँ पर भी इसके पास लोन पेयर नहीं है। अगर आप सल्फर का कंपाउंड याद करें तो SO2 पढ़ा था आपने, उसमें लोन पेयर होता है या नहीं होता बेटा? बोलिए। बिल्कुल होता है। कैसे होता है बेटा? ये देखो SO2 याद है तुम लोगों को? अब जो पढ़ा हुआ है उसमें एक क्या होता है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो जाते हैं और 1 लोन पेयर आता है, यस और नो? Yes, sir. लेकिन अगर Yes, आप sir. इसी जगह SF6 की बात करोगे तो SF6 में क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल होने से क्या होता है? सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो यूज हो जाते हैं, यस और नो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. देखो सारी बात उसे Only हिंट one में कर रहा है। ठीक है जी, और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है?
90 डिग्री का, 90 और यहाँ पर बॉड एंगल कितना होता है 90/120। 90 and 120 चलो अब सवाल पूछते हैं, इन विच कंपाउंड, अभी वर्किंग कर ली ना मैंने थोड़ी बहुत रफ रफ, अब देखते हैं सवाल क्या है। इन विच कंपाउंड आर देयर टू डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स, दो डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स किसमें है? क्या यहाँ पर दो डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स हैं? नहीं। नहीं सर। नहीं है, लेकिन यहाँ है डिफरेंट बॉन्ड एंगल 91/120, यस और नो? yes sir यस सर। क्या आंसर हो जाएगा? Okay. आर्सेनिक फ्लोराइड। अब देखो आर्सेनिक फ्लोराइड ओनली, अब चूंकि हमने वर्किंग कर ली थी तो हम आराम से आ गए, जब वर्किंग नहीं की होती तो हमें कोई आइडिया ही नहीं होता कि यार क्या करना है क्या नहीं करना। आर वी ऑल गुड टू गो? Yes, sir. अब Yes, देखो sir. करने का तरीका क्या था, आर्सेनिक और सेलेनियम से मैं परेशान नहीं हुआ, मुझे पता था कि रूल तो वही होगा, तो आई गो टू द पीरियोडिक टेबल, और मुझे उस पीरियोडिक टेबल पे से मैंने देखा कि आर्सेनिक ग्रुप 5 का था, तो ग्रुप 5 वाली जो बॉन्ड एंगल से मैंने इस पर अप्लाई कर लिए, ठीक है, और ग्रुप 6 वाला एंगल अप्लाई कर लिया, एंड दैट इज हाउ आई कम टू द आंसर। इज दैट क्लियर शर्जील, रबीसा, एवरीबॉडी एल्स इन द क्लास? Yes, sir. ठीक है, अलीना की आवाज आई है? No, sir, it was me. अच्छा, a structure of borazole, okay, borazole is shown, okay, that has nothing to do with it, हमें तो पता है करना क्या है। which shape is borazole and how many pi electrons are there? pi electrons तो सीधे सीधे नजर आ रहे हैं आपको, डबल बॉन्ड से काउंट करेंगे, यस और नो? Yes, sir. आपके पास एक डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, तीन डबल बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई? डबल बॉन्ड में पहला वाला सिग्मा होता है, दूसरा वाला पाई, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछा उसने, तो दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, तीन कौन गधा कह रहा है? किस गधे ने तीन कहा अभी? पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछा है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स 6, तो इसका मतलब हमारा आंसर या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, यस और नो? Yes, sir. yes sir उसके बाद शेप पूछी है, अब शेप आप देखें क्या कर रहा है बेटा, अगर किसी भी एटम को देखें कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, डबल डबल बॉन्ड को तो हम एक ही काउंट करते हैं ना, यस और नो? Yes, sir. डबल बॉन्ड को तो एक बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं, तो जब 3 बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर कोई जो ना हो, तो शेप क्या होती है? Diagonal plan. जी बेटा, planet ट्राइगनल प्लेनर। किसी किसी को भी देख लो, इसको देख लो, ये इसको एक ही काउंट करते हैं, उरूब एंड खंसा, ये आपके पास एक ही काउंट होता है, तो जब आप 3 को काउंट करते हो, लोन पेयर भी आपको कोई नहीं है, पर डेफिनेटली क्या होगा मेरे बच्चे बताइए? D. ठीक है, प्लेनर होगा नॉन प्लेनर होगा? जल्दी Planar, बताओ। sir. इट वुड बी प्लेनर, ठीक है, Planar T. चल। Okay, we have a diagram based question right here. It should be an easy question. The diagram shows the apparatus used to find the relative molecular mass of the volatile compound. Relative molecular mass is MR. When 0.10 gram of volatile liquid, this is mass, is injected into the syringe, all of the volatile liquid evaporates and the volume increases by 85 cm cube. 85 cm cube is the volume. Okay, the heater maintains the temperature of 4. Okay, तो ये तो सीधा सीधा सवाल लग रहा है मुझे। 400 Kelvin is the temperature, so we are given V, T, M, and the experiment is carried out a pressure of 10130 Pascal, that is pressure. So that is indicating towards PV is equal to nRT. ठीक हो गया। अब यहां निकालना क्या है, सवाल देखते हैं। If the vapor of the volatile liquid behaves as an ideal gas, which expression can be used to calculate the relative molecular mass of the liquid? क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई? Relative molecular mass of the liquid निकालना है। अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि temperature should always be in Kelvin, volume should be in the Pascals, pressure should be in Pascal, volume should be in मीटर क्यूब। meter cube. Very good. Volume should be in meter cube. तो बेटा सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं मेरी जान के टोटे? सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सेंटीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन होता है? 100 का, तो 100 के क्यूब से डिवाइड करोगे तो कितना बनता है बेटा? 100 के क्यूब से डिवाइड करो 8.5 एक्सपोनेंशियल -6, क्या बन रहा है? प्लीज डू दिस कन्वर्जन प्लीज। दिस शुड बी 85 एक्सपोनेंशियल -6 ना? तो भाई यही आ रहा है। यस सर। अच्छा, अब आ जाए। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, आपको निकालना है एन, और सॉरी मास। तो मास को अगर आप एन को ब्रेक कर दें तो क्या फॉर्मूला बनता है? मास अपॉन, बोलो बेटा, एम आर और आर टी, यस और नो? अब अगर मुझे एम आर निकालना है तो मैं एम आर को इधर ले जाऊंगा, तो द फॉर्मूला शुड लुक लाइक एम आर टी अपॉन पीवी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अब जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मुझे आंसर नहीं निकालना, वैल्यूज पुट करके देखिए। वैल्यूज पुट कराओ भाई। एम की जगह क्या आ जाएगा?
0.10, R की जगह क्या आ जाएगा 8.31 इंटू 400 डिवाइडेड बाय प्रेशर की जगह 101। Sir, is the answer C? अच्छा 300. अच्छा नहीं इसमें ये ध्यान रखिएगा कि वो क्या कहते हैं 101,300 और क्या कौन सी वैल्यू रह गई वॉल्यूम कितना आ गया 8.85 एक्सपोनेंशियल -6। तो कौन सी एक्सप्रेशन जा रही है बेटा जल्दी से विच एक्सप्रेशन इज रिफ्लेक्टिंग आवर आंसर C. जी बेटा दैट इज It's C. C. क्लियर कोई कंफ्यूजन Yes, sir. Yes, sir. भाई देखो इसी से कोरिलेट करी ना बच्चे 0.10 किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है भाई 0.10 हियर Yes, sir. 8.31 4 फिर डिवाइड की जगह उसने वाला डिवाइड लगा दिया ठीक है जी शरीर भाई क्लियर है हम लोग यहाँ तक जी सर. ओके The table shows physical properties of four substances W, X and Y. किसी का AS बायो का प्रैक्टिकल तो नहीं है ना कल No, sir. जी सर Sir, मेरा जिन्होंने ये आयशा उस्मान तुम प्रैक्टिकल दे आप ही आई हुई थी ना मेरे पास आयशा उस्मान है क्लास में सारा उस्मान और आयशा उस्मान 3 प्रैक्टिकल में कौन था मेरे पास मेरी सुपरविजन में किसने दिया था प्रैक्टिकल आप दोनों में से कोई एक था ना उस दिन नहीं बताएगा सर नहीं सर हमने से तो कोई नहीं आया था. तो कौन था यार मुझे तो तुम ही लग रही थी बहरहाल जिसने 3 दे दिया अच्छे में दे दिया 3-4 बड़ा मुश्किल आ रहा है यू वर ऑल्सो देयर रबीसा तुमने तो मुझसे बात भी की थी वही मैं तुम्हारा फेस दोबारा भूल गया हूँ बहरहाल प्रैक्टिकल तुम्हारे अच्छे में निकल गए तुम लोग अभी कल का जो प्रैक्टिकल है ना बहुत चीखे निकालने वाला प्रैक्टिकल है कल तो अल्लाह ही रहम करे Sir, यस do you have any idea on what might come for 3-2? No, I was only being assigned for 3 and 3-4, not other way. Okay. क्योंकि मेरा कल है ना practical. But 3-4 is really going to be a mind draining and mind boggling practical. 3 बहुत easy था, but 3-4 is going to be really tough. खैर, चलें. Okay, now next question. The table shows physical properties of four substances W, X, and Y and Z. ठीक है, what are the identities? Okay, identities बतानी है और hints दी हुई और hints किन basis पर given है melting point है boiling point है electrical conductivity है of solid of liquid और in water okay तो obvious चीजों पे हमें पहले जाना है ताकि हम अपने चीजों को रूल आउट कर सकें तो जो अब देखो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या है आयोनिक कंपाउंड है जो सोडियम क्लोराइड है ये भी क्या है आयोनिक कंपाउंड है तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है सॉलिड स्टेट में वो करंट कंडक्ट बोलो बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी गुड होती है नहीं करते जबकि मोल्टन और लिक्विड स्टेट में करते हैं यस और नो Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना Yes, अब आप देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर होनी चाहिए सॉलिड स्टेट में ओके और लिक्विड स्टेट में गुड हो जानी चाहिए और सॉल्युबल भी होने चाहिए अगर मैं इमेजिन करके चलूं x या y को अगर आप देखें x का तो w से शुरू करते हैं तो w के पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर है सॉलिड में और यहाँ पर गुड है तो इसका मतलब है W इज एन आयोनिक कंपाउंड विच कुड बी मैग्नीशियम ऑक्साइड विच कुड बी सोडियम क्लोराइड यस और नो तो इसका मतलब यहाँ पर हमें कोई दैट कुड बी एनी वन ऑफ देम यस और नो Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ठीक है ना अच्छा जी जरा लास्ट ऑप्शन को भी देखते हैं कि वहां से भी देखते हैं पता चलता है कुछ Al2O3 Z कहाँ है भाई ये रहा Z का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है ठीक है आयोनिक का ये आयोनिक कंपाउंड होता है बेटा आप जानते हैं Al2O3 इज आयोनिक जाइंट आयोनिक होता है और ये क्या होता है SiO2 सैंड सिलिका जाइंट Covalent कोवेलेंट structure. दोनों का भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए यस और नो Yes, sir. ठीक Yes, है sir. लेकिन चूंकि जो आयोनिक है उसकी सॉलिड पे तो कंडक्टिविटी पुअर होगी लेकिन लिक्विड में जो है इसकी कंडक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए जो कि नहीं है इसका मतलब ये हम फॉरन श्योर हो गए कि जी कौन है SiO2 है यस और नो Yes, sir. Yes. ये क्लैरिटी मिली सबको यस और नो Yes, sir. क्योंकि देखो Yes, sir. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो हाई था ना तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होने वाली प्रॉपर्टी तो दोनों पे अप्लाई होती है लेकिन अगर आप कंडक्टिविटी पे जाएंगे तो Al2O3 शुड बी अ बैड conductor only in solid state but it should be a good conductor in molten state yes or no
Yes, sir. मोल्टन और लिक्विड स्टेट। तो यहां पर जब इसमें कंडक्टिविटी यहां पर भी, यार एक मिनट के लिए होल्ड करना, आई एम जस्ट गेटिंग बैक। हाँ जी बच्चों मौजूद है? हेलो, Yes, जी sir. सर। ओके, बैक टू डिस्कशन। तो हम क्या बात करते थे बेटा, जी की प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। तो जो जी की प्रॉपर्टी है, अच्छा मैं वो जी और एक्स को भी कंफ्यूज कर गया था। जी की जो प्रॉपर्टी है उसमें आपको नजर आ रहा है कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ज्यादा होने का मतलब है कि जी, अब यहाँ ऑप्शन में या तो Al2O3 SiO2 दोनों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यस और नो? बोथ हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, जाइंट आयोनिक भी हो तब भी हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जाइंट कोवेलेंट हो तब भी हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस। अच्छा, उसके बाद कंडक्टिविटी पे आ जाए तो आपको जी की कंडक्टिविटी बता रहा है कि पुअर है सॉलिड में भी, पुअर है लिक्विड में भी। तो यहाँ अगर Al2O3 होता तो Al2O3 शुड हैव गुड कंडक्टिविटी इन लिक्विड, यस और नो? Yes, यस sir. ठीक है ना। और अब उसके बाद आ जाए इनसॉल्युबल, तो आप जानते हैं सैंड सिलिका होती है, पानी में इनसॉल्युबल होती है। तो दिस इज एन ऑब्वियस हिंट कि जो आपका जी है दैट इज SiO2, यस और नो? यस सर। ये समझ आता है सबको? क्योंकि यहाँ पर जब हमने इन हिंट्स को देखा तो ये जो हिंट्स थी डब्ल्यू की जो हिंट थी वो दोनों के लिए जा रही थी, एमजीओ के लिए भी जा रही थी और NaF के लिए भी जा रही थी। बट जी की हिंट इज ओनली गोइंग फॉर SiO2, यस और नो? यस सर। अब हमारा इसका मतलब है आंसर या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, बिकॉज जी मस्ट बी व्हाट? SiO2, यस और नो? आर यू ऑल गुड टू गो इन दिस? Yes, sir. यस Okay. सर। Yes, sir. Now we need to all, अब देखो ये दोनों तो आयोनिक, ये NaF है, तो इसके ऊपर डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे या इधर देखेंगे तो आप डिफरेंशिएशन क्या, हमें एक करेक्टर और चाहिए। आप देखते हैं एक्स को, देखते हैं व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स। अब एक्स आप देखें, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है, यस और नो? और उसकी जो कंडक्टिविटी है दैट इज पुअर इन सॉलिड, पुअर इन लिक्विड, एंड इट इज ऑल्सो इनसॉल्युबल। अगर आप एक्स को देखें तो एक्स यहाँ पर आपके पास या तो C2H5Br का ऑप्शन है या HCl का ऑप्शन है। अब अगर HCl हो तो क्या HCl इनसॉल्युबल होगा? क्या एसिड्स इनसॉल्युबल होते हैं? नो Soluble. सर। तो इसका No, मतलब sir. X is hinting towards an organic compound which has a lower melting point or lower boiling point, yes or no? So that gives us the answer C। आपको सारे ऑप्शंस को तो रूल आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आर यू गेटिंग दिस कि हाउ वी कम टू द आंसर बच्चे? शर्जील, HCl अगर होता तो इट शुड बी सॉल्युबल इन, HCl अगर होता तो इट शुड बी सॉल्युबल इन वाटर, यस और नो? एंड इट शुड हैव अ गुड कंडक्टिविटी बिकॉज यू नो कि ये इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स, यस और नो बेटा? रबीसा, Yes. सैयद अहमद, एनी क्वेश्चन? लवीना, No, sir. No question. गुड। चल आगे चलते हैं। ओके, अनदर क्वेश्चन व्हिच इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन। ओहो, टू मच ऑफ कैलकुलेशन, बट दिस सीम्स टू बी वेरी इजी क्योंकि ये आपके पास Q is equal to MC delta D का क्लासिकल क्वेश्चन है। The apparatus used to determine the value of enthalpy of combustion of butanol
shown the mass of 1 cm cube water is 1 gram. इसने बता दिया है कि वाटर का जो मास है वो वॉल्यूम के बराबर लेना है. We know that already. आपको क्या क्या गिवन है? 175 cm cube of water given है. Initial mass of burner plus butane 1 hole is given. Initial temperature is given. Final mass given. Final temperature of the water is given. MR is also given. ठीक है ना, काफी सारी चीजें गिवन है. अब सवाल क्या है? Which value to 3 significant figures for the enthalpy change of combustion of butane 1 hole can be calculated from these data. Enthalpy of combustion का मतलब you are supposed to calculate what? बोलो. HC. And what is the formula we have? Q upon, बोलो ना यार, Q upon MC delta. Q upon N है. तो अब N किसके लिए होगा? N किसका लेंगे? ब्यूटेनॉल का. Yes or no? N किसका होगा? ब्यूटेनॉल Yes, sir. का. और हीट कहां से लेकर आएंगे? वाटर से. हीट कहां से लेकर आएंगे? वाटर से. अब पहले आप N की कैलकुलेशन कर लें. N की कैलकुलेशन में आपको पहले क्या चाहिए? मास अपॉन, बोलते जाओ बेटा, MR. मास कैसे बचेगा? यू हैव द इनिशियल मास एंड यू हैव द फाइनल मास. तो माइनस कर लें 58.34 माइनस, कैलकुलेटर पकड़ के रखो, 57.85. कितना आ रहा है बेटा माइनस करके? वेरी क्विकली भाई, जल्दी करो. क्या कर रहे हो? माइनस करो, बताओ मुझे कितने आ रहे वैल्यू. 0.49. 49. 0.49. और कोई फिगर तो नहीं आ रहा साथ? No, No, sir. sir. अच्छा, 0.49 आ गया. डिवाइडेड बाय MR कितना था? 74 वाज गिवन. कितना आ रहा है बेटा? डिवाइड करो. 6.62 exponent minus 3. 6.62 एक्सपोनेंशियल माइनस 3. ओके, ये हमारे पास क्या आ Yes, गया? sir. मोल्स आ गए. अब Q चाहिए. Q के लिए क्या होता है बेटा? Q इज इक्वल टू, बोलते जाओ, MC डेल्टा T. M कितना गिवन है? M किसका लेंगे? वाटर का. तो 175 ले लेंगे. C की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? 4 पॉइंट. अब पेपर के आखिर में अगर 18 दी हुई है तो 18 लेंगे, वरना 2 ले लेंगे. ये पेपर के आखिर में गिवन होगी. C की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, अल्लाह आपका भला करे, 4.18. ठीक है जी. तो 4.18 ले लेंगे. जूल्स में है ये. ठीक है. ओके, 4.18. और टेम्परेचर का चेंज ले लेंगे. तो टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है? इसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे बिकॉज ये टेम्परेचर चेंज है. 41.1 माइनस 17.6 करो. 41.1 माइनस 17.6 इज 23.5. 23.5. इसको केल्विन में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज दिस इज टेम्परेचर चेंज. ठीक है जी. बताइए Q कितना आ रहा है बेटा? Q बताइए कितना आ रहा है? 23.5 into 4.18 into 175. Beta, what are the value you are getting? What is the value? 17190.25. 17.2 times 17190.25. ये जूल्स में है. आपको मैंने बताया था कि जब आप H निकालते हैं तो वैल्यू जूल में रखते हैं कि किलो जूल में रखते हैं? किलो जूल का. तो इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे लाजमी तौर पर. तो क्या आएगा बेटा? 1.19. कितना कितना सॉरी 17.19. 17.190. ओके, अब आपके पास Q भी आ गया और आपके पास ये वैल्यू है. तो दोनों डिवाइड करें, HC निकालें. 17.190 डिवाइड बाय 6.62 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 करें. आंसर बताएं. Sir, 2.59 times 10 raised to power minus 3. What again? 2.59 59 Sir, 2. times 10 raised to power 5. minus 3. to the power 3. Minus 3. What? 2596.6. 259 967.1. नहीं समझ में आ रहा है. एक बंदा रुक रुक के बोलो, आवाज कट रही है. 259. 2596.6. तो ये दो बच्चे अलग अलग आंसर क्यों बता रहे हैं मुझे? ये पहले वाला -3 में बता रहा है. 2596 का मतलब क्या आंसर आ गया हमारा? C. ठीक है. ये जो पहले, अहमद आप कौन सा आंसर बता रहे थे अजीब सा बेटा? Sir, Q divide by N करे तो मैंने तो यही आ रहा है मेरे पास आंसर. बाकियों के पास क्यों नहीं आ रहा? तुमने किससे डिवाइड किया? 17.190 डिवाइड बाय 6.62 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 लगाया था. Yes ना, वही करा जी. मुमकिन ही नहीं ना बेटा. नजर आ रहा है कि आंसर कैसे लगा? Sir, wait, let me put in brackets. Now I'm getting the right answer. Okay. बेटा एग्जाम में क्या करोगे?
Are we all clear, बच्चे? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we have another question. In a high temperature of car engines, the nitrogen reacts with oxygen to produce nitrogen monoxide. यहाँ पर आपको बताया गया रिएक्शन कैसा है बेटा? एक्सो एंडो है? Endo. Endo. Reaction has activation energy EA, which okay, this is very easy. Which reaction pathway has a diagram correctly represented in the reaction? Endothermic का diagram आपको पता है, ऊपर जाती है ओवरऑल डायग्राम, तो ये एक्सो है, नीचे आ रहा है, ठीक है ना? और ये सारी एंडो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंडो एंडो एंडो. लेकिन अब आपने सिंबल्स देखने हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी शुड बी अबव, activation energy should be above, but this is not the correct representation. This is showing downward. So the answer would be yes, please. C. It would be C. कोई confusion? No, No, sir. sir. Okay. In which reaction does the oxidation number of chlorine changes by the largest amount? Okay, यहाँ तो आप थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, but I think very obvious है. यहाँ पर आपको KClO3 में ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का निकालना पड़ेगा, चेंज बताना है लार्जेस्ट में कितना हो रहा है. तो यहीं पर कर लूं, साइड में आपको कैलकुलेशन दिखाई दी, क्या होगा? -2 है तो -6 बन जाएगा, यस और नो? ये +1 है तो ये कितना आ जाएगा? +5, यस और नो? और ये +1 है तो ये -1, तो यहाँ चेंज कितना हो रहा है? +5 से One. -1, तो कितना चेंज हुआ? चेंज हो गया 6 का. Minus. चेंज 6 वैल्यूज का हो गया ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स का, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर देख लें आप, तो यहाँ पर आपके पास है ऑक्सीजन का -2 और क्लोरीन पर आपको ऐसा नंबर लगाना है जिससे -1 बचे, तो +1 लगाने से -1 बच जाएगा, तो +1 टू -1, तो यहाँ तो चेंज आ रहा है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स का, यस और नो? फिर यहाँ देखें 0 है, यहाँ -1 है, तो 0 टू -1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, ठीक है? अगर इसके लिहाज से देख लें तो ये -2 है, +1 है, +1 करेंगे तो 0 टू +1 अगेन 1 ही इलेक्ट्रॉन का चेंज है. यहाँ देखें आप तो -4 है, -4 +1, तो ये आ गया +3 और ये 0. अब +3 से यहाँ जाए तो -1 बन रहा है, या +3 से यहाँ जाए तो -4 +4, तो +3 से अगर आप +4 पे भी जा रहे हैं, चेंज एक ही आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट चेंज कहाँ पर आ रहा है भाई? A में. ग्रेट ए में ही आ रहा है, यस और नो? Yes. Yes. ग्रेटेस्ट चेंज कहाँ आ रहा है? ओनली ए में, यस और नो? गाइस एंड गर्ल्स, क्लियर है सबको? Yes, sir. ये ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन में तो मसला नहीं किसी को, ये खुद ही करनी होगी. रबीसा, नहीं, अहमद, लवीना, अंबर, सारा, हानिया, उरूब, अनस, शर्जील, क्लियर है जी बेटा? सर, आ गया सर. सॉरी, कोई सवाल है किसी को? बोलो. ये दरमियान में बोल के गायब हो जाते हैं लोग. चलो, दिस सीम्स टू बी अगेन, अब देखो सारे सवाल मुश्किल नहीं होते, अब ये सारे जल्दी जल्दी होने वाले हैं. हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस इंडस्ट्रियली फ्रॉम मीथेन, ब्ला ब्ला ब्ला. ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, रिवर्सिबल है. व्हिच कंडीशन गिव द हाईएस्ट यील्ड? याद रखना, मैंने तुम लोगों को पढ़ाते हुए बताया था कि एक सवाल इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन में दो ट्रिक्स है, एक यील्ड का सवाल है, दूसरा स्पीड का सवाल है, यस और नो? याद है? यील्ड का सवाल किससे Yes, sir. आंसर होगा? यील्ड का सवाल होगा ली शेडलर प्रिंसिपल से आंसर, और स्पीड का सवाल किससे आंसर होगा? कोलिजन थ्योरी से, यस और नो? Yes, sir. अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ाने को कह रहा है, हायर यील्ड ऑफ हाइड्रोजन, उसका मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट चाहिए. तो एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड शिफ्ट कब आता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे, कम करने पर? बढ़ाने पे. बढ़ाने पे. तो टेम्परेचर शुड बी हाई, तो ये ऑप्शन तो कट जाएंगे. अब प्रेशर के लिए मोल्स देखते हैं, तो यहाँ पर 4 मोल्स हैं, यहाँ पर 2 मोल्स हैं, तो प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हो तो प्रेशर क्या करते हैं? कम रखते हैं, यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? Yes, sir. तो इसका मतलब हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा? सॉरी, व्हाट वुड A. A. ठीक. Okay, now this type of question is going to bother you a bit, but this is easy. So W moles of HNO3 undergoes disproportionation. क्या मतलब होता है disproportionation का? Oxidation and reduction both. To produce U moles of HNO3 and V moles of NO, no other nitrogen containing product is produced. Nitrogen is the only element oxidized or reduced. What are the values of W, U and V? Moles पूछे में, moles. तो मेरे बच्चे, अब जब रिडॉक्स इक्वेशन की बात हो रही है तो मोल्स कैसे पता चलेंगे? आयोनिक बैलेंसिंग से. किससे पता चलेंगे भाई? आयोनिक, बोलो, बैलेंसिंग से. तो उसने क्या कहा है, अगर आप गौर करें, क्योंकि भाई जब आप बैलेंस इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें मोल्स आते हैं ना भाई, यस और नो? यस और नो? Sir. चलो, अब आप देखो पहली Yes, sir. इक्वेशन उसने क्या कही है कि HNO2 जो है, HNO2 ये चेंज हो रहा है किसमें? HNO3 में. ये पहली इक्वेशन है उसकी, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शन है. और दूसरी क्या है कि HNO2 ही कन्वर्ट हो रहा है NO में. ये क्लियर है तुम लोगों को?
उसने ही बताया, मैं घर से लेकर नहीं आया बात। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है। Yes, sir. अब जरा बैलेंसिंग शुरू करते हैं, इसकी थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। थोड़ा साफ सुथरा छोटा लिखो, HNO2 और यहाँ पर HNO3 बन रहा है। अब आप देखें बैलेंसिंग कैसे करते थे, याद है? यहाँ 2 ऑक्सीजन है, वहां एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? एक वाटर लगा देंगे, यस और नो? सर और फिर उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ देखिए कितने हो गए, 2 और 1 3, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन आइंस लगा देंगे? 2H आइंस, यस और नो? यस सर ठीक है। अच्छा, यही काम वहां पर भी कर लीजिए। HNO2 और यहाँ 2 है, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, तो क्या करोगे बेटा? जल्दी बताओ। यहाँ पर एक H2 आ जाएगा, एक वाटर आ जाएगा, यस और नो? और एक H2 वाटर के बाद 2 हाइड्रोजन आ गए, वहां पर एक हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, यस और नो? यस सर अब Yes. इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स लगाने होते थे। इलेक्ट्रॉन लगाने के लिए बेटा बड़ा आसान ट्रिक है, अभी MCQ में मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स लगाने का बड़ा आसान ट्रिक है। देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे चार्ज कितना है? ओवरऑल कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा ना, 0 है। जबकि राइट साइड पे कितना चार्ज है? +2 का चार्ज है। Positive. +2 का चार्ज कैसे 0 होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, यस और नो? MCQ में बजाय इसकी कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में चले हैं, भाई लेफ्ट साइड पे कितना चार्ज है? 0 है। तो राइट साइड पे मुझे चार्ज क्या करना है? बैलेंस करना है, तो मतलब 0 करना है। तो 2 प्लस का चार्ज है, उसको माइनस, उसको कैंसिल आउट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। इसी तरह यहाँ देखें, राइट साइड पे 0 चार्ज है, लेफ्ट साइड पे +1 का चार्ज है, तो इस +1 के चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करूंगा? बोलो, एक इलेक्ट्रॉन लगा दूंगा। Plus. क्लियर? यस Yes, सर sir. अब Yes, क्या sir. करते हैं? अब अगर आपको याद हो, बैलेंसिंग करते थे। बैलेंसिंग करने में देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब क्या होगा? 2 क्या से होगा मल्टीप्लाई मतलब? दिस इक्वेशन शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगी तो इक्वेशन वुड बी, बोलते जाओ, 2H प्लस 2HNO2 गिव्स 2NO प्लस, बोलो बेटा, 2 वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पर है, ठीक है ना? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस साइड। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो दोनों इक्वेशन को मैं साफ सुथरा लिख लेता हूँ ताकि ऐड कर सकें। ये सारी वर्किंग आपको ढंग से करनी होगी। HNO2 प्लस H2O प्लस HNO3 प्लस 2H, ओहो जगह कम पड़ रही है, गिव मी अ सेकंड। हाँ लिख रहा हूँ बेटा, देखो, HNO3 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी क्या आ रही है? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2HNO2 गिव्स 2NO प्लस 2 वाटर, यस और नो? यस सर ठीक है जी। अब आप Yes, देखिए sir. क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बेटा। 2 वाटर से 1 वाटर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 वाटर बचेगा। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 2 H से 2 H कैंसिल हो जाएंगे। तो व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट इक्वेशन इफ यू कैन राइट? HNO2 लेफ्ट साइड पे क्या रह जाएगा? HNO2 रह जाएगा, यस और नो? Yes, sir. कितने HNO2? दो मोल आ जाएंगे ना HNO2 के, क्योंकि एक HNO2 देखो यहाँ है, और एक HNO, सॉरी 2 भी नहीं, 3 मोल आ जाएंगे HNO2 के, यस और नो? 3 मोल आ जाएंगे Yes, sir. HNO2 के। और राइट साइड पे क्या आ जाएगा गाइस एंड गर्ल्स? 1 मोल आ जाएगा HNO3 का, 2 मोल आ जाएंगे 2NO के, और 1 मोल आ जाएगा वाटर का, यस और नो? Yes, sir. अब आपके पास नंबर आ गया। उसने क्या कहा था? W कौन था? HNO2। तो HNO2 के मोल्स कितने आ रहे हैं? HNO2 के मोल्स कितने आ रहे हैं? 3, यस और नो? Yes, sir. तो सीधा सीधा आंसर भी हो जाएगा, यस और नो? यस Yes, सर sir. देखो 3, 3, 1 और 2 पूरा सोल्यूशन करके दिखाया है। क्लियर? क्लियर चलो, ओके। ओए होए, ये क्या सवाल आया भाई यार। अच्छा, ये मैंने इसीलिए पेपर सेलेक्ट किया था बिकॉज़ आई लुक्ड एट पेपर्स एट अ ग्लांस एंड दिस हैड रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। पहले मुझे बताओ, इज आर वी ऑल गुड टू विन दिस क्वेश्चन? जब भी इस तरह का रिडॉक्स का इक्वेशन आएगा तो आप बैलेंसिंग करके सॉल्व करोगे। और बैलेंसिंग में इलेक्ट्रॉन लगाने का, चार्ज बैलेंस करने का तरीका समझ में आया कि लेफ्ट साइड का चार्ज राइट साइड के चार्ज के बराबर होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. चलो, okay. Gas X dissociate on heating to set up the following equilibrium. Sharjeel, are you with me? Beta, are you all absolutely clear till this point? Okay. X gives Y and Z. A quantity of gas X is heated at a constant pressure P at a certain temperature. The equilibrium partial pressure of gas X is found to be 1/7P. Okay. We have got one value of partial pressure at equilibrium. किसका पार्शियल प्रेशर मौजूद मालूम है हमें? X का। X का जो, अच्छा, टोटल प्रेशर कितना है? ठीक है,
total pressure was P. Total pressure was P, and now at equilibrium, जो partial pressure है वो कितना हो गया है? 1/7 P है. ठीक है जी. What is the equilibrium expression Kp at this temperature? पहले मुझे बताओ सवाल क्लियर है सबको? बिकॉज सवाल को करने के 2-3 मैथमेटिकल अप्रोचेज हैं. मैं पहले एक बता देता हूँ, फिर दूसरी बता दूंगा. पहले मुझे बताओ सवाल क्लियर है, यस और नो? यस सर. Yes, sir. अच्छा, अब आपको ये तो मालूम है कि इसका जो प्रेशर है वो 1/7, ठीक है, 1/7 है, ये तो उसने बता दिया आपको. और जो टोटल प्रेशर है वो P है. यस और नो? Yes, sir. ठीक है. अब मुझे Yes, बताइए. ओके, अच्छा, ये भी मालूम है कि इसका जितना प्रेशर होगा इसका भी उतना प्रेशर होगा, एज बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स. यस और नो? यस सर. चलिए, अब इसको करने का Yes, पहला sir. तरीका क्या है? इसको करने का जो पहला और एमसीयू का आसान तरीका, जो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा, कि देखो अगर टोटल प्रेशर P है, यानी बेसिकली दैट इज 1, एंड जो X का प्रेशर है वो 1/7 है, तो मैथमेटिकली दिस वैल्यू शुड बी व्हाट? अगर ये 1/7 है तो व्हाट शुड बी दिस वैल्यू? शुड इट बी 6/7 P? यस और नो? क्या ये बात समझ आती है? मैथमेटिकली यस जाओ. सर. अगर ये टोटल प्रेशर P है एंड दैट इज 1/7, ये यानी 1/7 का मतलब क्या? 7 का एक हिस्सा है. द रिमेनिंग प्रेशर शुड बी ऑफ दिस 6.7 P, 6/7 P. यस और नो? Yes, sir. ये बात समझते हो सारे के Yes, सारे? sir. मैं इसका दूसरा तरीका भी बता दूंगा, बट दिस इज इजी. मैथ्स है तो मैथ्स इसको समझ में आती है, उसके लिए बड़ा आसान होता है. अगर ये 1/7 है तो जाहिर है टोटल प्रेशर 1 है. 1 टोटल प्रेशर 1 है, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर? 6/7 P बनेगा भाई. 6/7 प्लस 1/7 क्या हो जाएगा? 7/7. दैट वुड बी 1. यस और नो? Yes, sir. अब 6/7 जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज टू. सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दीज टू बेटा? अगर 6/7 ये टोटल बना रहे हैं तो व्हाट शुड बी द टोटल वैल्यू ऑफ दिस? 3/7 है. 3/7. Because 3/7 plus 3/7 would give us, बोलो बेटा, 6/7. यस और नो? दोनों को इक्वल भी तो करना था. 3/7 P and 3/7 P, and that is 1/7 P. यस और नो? पार्शियल प्रेशर पता चल गए. अब आसान है, अब तो Kp की इक्वेशन में पुट करना है, आंसर निकालना है. पहले मुझे बताओ यहां तक कैसे पहुंचा, समझ आई बात? बेटा रिस्पॉन्ड करोगे तो आगे चलेंगे. अब Kp की एक्सप्रेशन क्या होती है, जल्दी से बताओ. K की एक्सप्रेशन x y का ऊपर आ जाएगा तो ये 3/7 P इंटू 3/7 P आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 1/7 P. ठीक है जी. एक P से एक P कैंसिल हो जाएगा. बाकी सॉल्व करके आंसर निकाल लो. क्या बनेगा आंसर? तो 3 3 9. अब इसको सॉल्व कर लें पूरा. एक 7 से एक 7 P कैंसिल हो जाएगा, तो 9/7 P बनेगा. सॉल्व कर लो इसको पूरा. देखो 9/7 P बन रहा है. यस सर. मैथमेटिकली रिड्यूस करो, 9/7 P आ जाएगा. ये क्लियर? सजील, कबीसा, फरिया सॉल्व किया है बेटा? सॉल्व करना यस है. सर. सारा सॉल्व किया आपने या नहीं? अंबर Sir, yes. यही आ रहा है. Yes, sir. कर लिया. चलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In the diagram, X is the Boltzmann distribution curve for the energies of the particles in a reaction. EA1 is the activation energy for the reaction. Okay, Boltzmann सबको याद है? Boltzmann में हम दो चीजें पढ़ी हैं, टेम्परेचर और कैटलिस्ट का इफेक्ट. कैटलिस्ट किसको चेंज करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को. टेम्परेचर किसको चेंज करता है? पीक को, और शिफ्ट लेकर आता है. यस और नो? पीक जो है वो नीचे आ जाती है और शिफ्ट होता है राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड. यस और नो? ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है हाई टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर. अब कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, EA2 is the activation energy at higher temperature. EA2, EA1 पहली वाली होगी और EA2 दूसरी वाली एक्टिवेशन. तो क्या टेम्परेचर एक्टिवेशन पे कोई चेंज लाता है? No, नहीं लाता. अब उसके बाद कहता है EA2 is the activation energy at lower temperature. तो फिर वही बात आ गई, क्या टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क लाता है? बोलो बेटा. No, sir. क्या टेम्परेचर No, से sir. एक्टिवेशन पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता. No, फिर sir. आ जाए y is the Boltzmann distribution curve at lower temperature. तो y अगर आप देखें तो y में आपको नजर आ रहा है कि देखो ये जो जब लोअर टेम्परेचर होता है तो ये लेफ्ट पे शिफ्ट करता है, और जो पीक होती है वो बढ़ जाती है. तो कैन यू सी बोथ द चेंज? अगर हम सेंटर वाले को देखें तो ये देखें लेफ्ट शिफ्ट हुआ है और पीक भी ऊपर आ गई है. जब लोअर टेम्परेचर पे Yes, यही sir. चेंज आता है, और हायर टेम्परेचर पे क्या होता है कि शिफ्ट नीचे,
पीक जो है वो राइट जाती है और नीचे आ जाती है, यस और नो? तो क्या Yes, y sir. इज द करेक्ट आंसर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब z को देखो तो z में आपको नजर आएगा z इज द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एट हाई टेम्परेचर। अब अगर आप हाई टेम्परेचर के हिसाब से देखो तो देखो z राइट पे शिफ्ट तो हुआ है, लेकिन पीक जो है वो बराबर चल रही है। क्या पीक बराबर Higher. है या बल्कि हायर हो गई है? पीक शुड बी, बोलो, पीक शुड बी Lower. लोअर। द करेक्ट ग्राफ शुड बी लाइक दिस, है ना? इस तरह से बनना चाहिए था, Yes. यस और नो बेटा? पीक शुड बी शिफ्टेड डाउनवर्ड और लोअर, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा। आगे चले बेटा, आर यू ऑल गुड टू गो, यस और नो? Yes, sir. चलो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम Yes, एंड sir. सिलिकॉन आर द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, ईच एलिमेंट फ्रॉम ऑक्साइड। ये आगे आपका इनऑर्गेनिक शुरू हो गई, ठीक है? Which row is correct? Okay, magnesium oxide is basic, we know that. L2 is amphoteric, silicon oxide is not amphoteric, it is acidic, yes or no? क्यों एसिडिक होती है? Yes, sir. क्योंकि जब सिलिकॉन ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है बेटा? HCl बनता है ना, यस और नो? HCl बनता है और सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड बनता है, याद है? रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है। ओके, तो ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि सिलिकॉन ऑक्साइड एम्फोटेरिक नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद ये MgO आयोनिक है तो जाइंट आयोनिक होगा। क्या ये सिंपल मॉलिक्यूलर होता है? नहीं। MgO का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा क्योंकि आयोनिक है, ये भी हाई होगा, आयोनिक है, लेकिन क्या ये हाई होगा? क्या ये लो होगा? नहीं, क्योंकि ये जाइंट कोवेलेंट होता है तो लो तो नहीं होगा ना, यस और नो? Yes, sir. That leaves us with only one option, that is D, yes or no? Yes, sir. ठीक है, ऑड वन आउट करके पहुंच गए। आर यू ऑल गुड टू गो? अनस समझ आई कैसे पहुंचे यहाँ तक? लवीना, फरिया, एवरीबॉडी एल्स? Yes, sir. चल, the which statement correctly describe what happens when silicon tetrachloride is added to water? जरा जल्दी से देख लेते हैं। सिलिकॉन टेट्रा, जब रिएक्शन देगा ना तो पहले आपने रिएक्शन करना है। रिएक्शन किए बगैर तुम अगर जो है ना सॉल्व करोगे तो कोई फायदा नहीं। भाई सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड अगर वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा? वही आ गया, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ये सॉरी सिलिकॉन ऑक्साइड बन जाएगा, ये हाइड्रोक्साइड जो भी बने, और साथ में HCl बनेगा। और HCl क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो क्या न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा? Yes, sir. नहीं बनेगा, ठीक है? अब Yes, किसके बाद कहता है सिलिकॉन गिव एसिडिक सॉल्यूशन ओनली? क्या सिर्फ एसिडिक सॉल्यूशन मिल रहा है? नो, सिलिकॉन Precipitate भी है. टू गिव अ प्रेसिपिटेट एंड एसिडिक सॉल्यूशन, यस? Sir. Yes. गुड हो गया। X and Y are two elements from periodic table of the X and Y are two elements, ओके, दो अलग एलिमेंट्स हैं, दोनों पीरियड 3 से हैं। पीरियड 3 हमारा कौन सा है? जो शुरू होता है अलग अलग सोडियम मैग्नीशियम, फिर ये वो जो पूरा पीरियड चल रहा है ना, ये वाला पीरियड 3 है, ठीक है जी, जो अल्टीमेटली जाके आर्गन पे खत्म होता है। एलिमेंट X हैज अ हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन एलिमेंट Y। एलिमेंट X की कंडक्टिविटी ज्यादा है, Y की कंडक्टिविटी कम है, जबकि एलिमेंट Y हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन एलिमेंट X। बहुत आसान है बेटा। बेटा पीरियड 3 में मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है? जल्दी से, पीरियड सिलिकॉन का। और देखो सिलिकॉन की कंडक्टिविटी नहीं होती, यस और नो? यस, लेकिन मैग्नीशियम की होती है। लेकिन जो एलिमेंट X है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि वो मेटल होगा। इसका मतलब ये भाई साहब मेटल है, और चूंकि इसमें कंडक्टिविटी नहीं है, मेटल तो नहीं है लेकिन हायर मेल्टिंग पॉइंट है मेटल से, दैट कुड बी ओनली सिलिकॉन, यस और नो? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा हमारा? विच, अच्छा फिर सवाल क्या है? विच फॉर्मूला इज अ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट X एंड Y? कौन सा फॉर्मूला एलिमेंट X और Y के कंपाउंड का फॉर्मूला है? तो हम क्या पहुंचे? एक सिलिकॉन एक मैग्नीशियम है, तो सिलिकॉन मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम सल्फर है, ये नहीं होगा, ये रहा। क्लियर? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछो। अनस, हानिया, हादिया, उरूब, लमीना। कोई confusion नहीं. No, sir, it's clear. Okay. A sample consisting of 1 mole of anhydrous calcium nitrate is completely decomposed by strong heating. बेटा अगेन जब रिएक्शन की बात होगी तो रिएक्शन लिखकर देखना है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का क्या रिएक्शन होता था? नाइट्रेट सबने पढ़ा हुआ है, CnO3 ट्वाइस, हीटिंग से डिकम्पोज करते हैं, क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड, NO2 और ऑक्सीजन, Oxygen. ठीक है ना? उसके बाद बैलेंस कर लो इसको, क्योंकि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए 2 नाइट्रेट है तो यहाँ 2 लगा दें, बल्कि इसको फिर वो 4 NO2 पे 4 लगा के करना होता था ना इसको, बल्कि ऐसे कर लो, 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ NO2 लगा दिया, और उसके बाद फिर कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन कितने हो गए? 6, 4, 5 और ये हाफ, ठीक है भाई, बैलेंसिंग हो गई। अब उसके कहता है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन? तो टोटल अमाउंट ऑफ गैस कितना प्रोड्यूस हुआ? 2 यहाँ प्रोड्यूस हुए, हाफ यहाँ, कितना हो गया? क्या हो गया? 2.5, यस और नो? Yes, sir. कैसे भाई? ये भी गैस है और ये भी गैस है ना,
क्लियर है बच्चों, यस और नो? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? उरूब बात समझ आई है? उमैमा, लबीना, हानिया, हादिया, Yes, sir. Got it. अली अब्बास, अली अब्बास, आर यू विद मी? अली अब्बास, अहमद अली, सारा उस्मान, आयशा उस्मान। Yes, sir. स्टीम इज पास्ड ओवर हीटेड मैग्नीशियम। अब देखो ये रिलेटिवली शुरू के सवाल थोड़ा रुक रुक के होता है, अभी इजी हो गए ना। स्टीम इज हीटेड पास्ड ओवर हीटेड मैग्नीशियम टू कंपाउंड जे एंड हाइड्रोजन। ओके, मैग्नीशियम के ऊपर से जो है वो स्टीम पास की है, तो क्या बनेगा बेटा? आपको बताया था कि जब स्टीम पास होती है तो क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है, और साथ में क्या बनेगी? हाइड्रोजन। तो कंपाउंड जे क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। विच इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड जे? कौन सी प्रॉपर्टी कंपाउंड जे की नहीं है? इट हैज एमआर ऑफ 40.3। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एमआर कितना होता है? तो मेरे ख्याल ये 24.3 है और प्लस 16, तो कितना बनता है ये? 24 प्लस 16 40.3 बनता है। तो ये तो ठीक है, यस और नो? Yes, sir. Basic, yes or no? Yes. Yes. It is a white solid. Yes. 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 It is very soluble in water. Is it very soluble in water? No, sir. No, sir. Alkali है. Alkalis are relatively insoluble in water. Yes or no? चल. Yes. Which statement is correct? Okay. हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये ग्रुप 17 का सवाल आ गया बेटा, जो मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया था। हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिड्यूसेस कॉन्सेंट्रेटेड, याद है? एचबीआर का रिएक्शन, एनएबीआर का रिएक्शन याद है सबको? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, Hydrogen bond वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा रिडक्शन यही करता था। यस और नो? सबसे ज्यादा पावरफुल यही होता है। तो एचबीआर रिड्यूसेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यस और नो? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना सकता था या नहीं? SO2 भी बना सकता था, H2S भी बना सकता था, याद आ रहा है? और H, और क्या बना सकता था? SO2 भी बना सकता था, H2S भी बना सकता था, और HSO4 भी बना सकता था। यस और नो? Yes, sir. तो ये तो करेक्ट हो गया, और जब ये करेक्ट हो गया तो यही आंसर हो गया। यस और नो? Yes. जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन, अगर मैं कहूं हाइड्रोजन ब्रोमाइड डिकम्पोजेज एट हायर टेम्परेचर देन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का बॉन्ड छोटा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का बॉन्ड बड़ा है साइज में, तो कौन जल्दी टूटेगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन Hydrogen क्लोराइड? bromide. ब्रोमाइड। ये कह रहा है हाइड्रोजन डिकम्पोजेज एट हायर टेम्परेचर। सही है गलत है? गलत। गलत है। इसी तरह पे कहता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस इज शेकन विद एक्वस सिल्वर नाइट्रेट येलो प्रेसिपिटेट। ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट येलो होते हैं, येलो नहीं होता, क्रीम होता है। क्रीमी या ऑफ व्हाइट होते हैं। ऐसा ना? When hydrogen bromide gas is bubbled through aqueous iodine solution becomes colorless. Hydrogen bromide गैस को aqueous iodine से गुजारेंगे तो रिएक्शन होगा, आयोडीन ब्रोमीन को निकाल पाएगा क्या? बोलो। No, sir. रिएक्शन ही नहीं होगा। तो जब रिएक्शन नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या ये ऑब्जर्वेशन ठीक होगी? No, गलत। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, we have another question here. Okay, ICL is made when Cl2 and iodine react together. यहाँ दिखाया हुआ रिएक्शन हो रही है। ICL reacts with water. Which row is correct? Oxidation number of I in ICL जल्दी से निकाल लेते हैं। क्लोरीन is -1, तो आयोडीन कितना होगा? +1। ठीक है ना? इसका मतलब हमारा आंसर या तो ये है या ये है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, उसके बाद दूसरा दिया हुआ है रिएक्शन अकरिंग व्हेन ICL reacts with water, उसमें आयोडीन एटम्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म I2, आयोडीन एटम्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म, चलो ये देखना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर तो चार्ज आ गया +1। अब यहाँ देखते हैं कि आयोडीन का चार्ज कितना आ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -6 +1, तो ये +5 हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. तो +1 से +5 क्या है? ऑक्सीडेशन है। Oxidation. और अगर यहाँ देखें I2 में, तो I2 में 0 है, तो +1 से 0 क्या है? रिडक्शन है। क्लियर है ना भाई? अब यह क्या कहता है? आयोडीन एटम्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म I2। देखो I2 बनाने के लिए ऑक्सीडाइज हुए कि रिड्यूस हुए? Sir, reduced. आयोडीन बनाने के लिए, I2 बनाने के लिए रिड्यूस हुए, ऑक्सीडाइज हुए? वी कैन सी हियर कि रिड्यूस Reduce. हुए हैं। इट मींस दिस इज इनकरेक्ट, जबकि आयोडीन एटम्स आर ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ देखो ऑक्सीडाइज हुए टू फॉर्म HiO3। यस और नो? Sir, सभी आएगा। इसका मतलब हवाई बातें नहीं कर रहे। वर्किंग क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Okay, NH4Cl reacts with NaOH in aqueous solution. Which statement is correct? Okay, reaction देख लेते हैं। NH4Cl is reacting with NaOH. So what should be the reaction? Na should combine with NaCl, and then क्योंकि अमोनियम कंपाउंड है, बेस है, तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और अमोनिया गैस रिलीज होती है। Yes or no? When any base react with ammonium compound, we get what? Salt, water, and ammonia gas. अब सवाल कहता है the reaction gives rise to two different polar product molecules.
टू डिफरेंट पोलर। अच्छा मैं नीचे शुरू करता हूँ। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस इन द रिएक्शन। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -3। और अमोनिया में भी कितनी होती है? -3। तो ये तो गलत हो -3. गया। द अमोनियम एक्ट एज अमोनियम आइन एक्ट एज अ बेस। अमोनिया बेस होती है, अमोनियम आइन इसका कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो ये बेस होगा कि एसिड होगा? बिकॉज इट विल लूज प्रोटॉन नाउ, यस और नो? तो ये भी गलत हो गया। द बॉन्ड एंगल इन नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज रिमेन सेम। NH4 और NH3 का बॉन्ड एंगल सेम होता है क्या? नो सर, डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है। इट मींस व्हाट वुड बी द आंसर बेटा? बोलो। A. A. Why A? Because you can see here the reaction is not giving rise to two different polar compounds, rather it is giving three polar compounds. NaCl भाई पोलर होता है ना, चार्ज होता है ना NaCl में, ऐसा नो? It's polar. Water is also polar. NH3 is also polar. So three different polar compounds are there. Yes or no? Yes, sir. Okay. कोई मसला तो नहीं किसी को भाई? No, sir. जब सवाल समझ में आए ऑड वन आउट पे चले जाना, लेकिन मेरा काम है मैं आपको हर ऑप्शन समझा दूं। कोई मसला है तो अभी बताओ बेटा जल्दी से। Good to go. चलो। What is produced when 60 grams of nitrogen monoxide react with excess of carbon monoxide in a catalytic converter? Catalytic converter का रिएक्शन क्या होता है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ। और क्या होता है बेटा? याद करो, नाइट्रोजन गैस बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऐसा नो? इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। कोई मसला? नो सर। अब आप देखें कि जब इसका 2 मोल है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के जब 2 मोल होते हैं तो इसका 1 मोल होता है और इसका भी 1 मोल होता है। बल्कि नहीं, यहाँ भी 2 आएगा ना, अब बैलेंस होगा। ठीक है जी। अब आपको क्या कह रहा है कि 60 ग्राम है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो 60 ग्राम को जल्दी से कन्वर्ट कर लें मोल्स में। तो 60 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का एमआर कितना होता है? 14 + 16 30। तो ये आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 मोल्स गिवन है, तो 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है और इसके 2 मोल्स बनते हैं। तो इसके 1 मोल का मास कितना होगा बेटा? 1 मोल का मास निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय एमआर करेंगे तो 28 ही आ जाएगा। और इसके 2 मोल्स बन रहे हैं, मास निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय एमआर करेंगे तो ये 88 आ जाएगा। तो इसका मतलब 60 ग्राम जब यहाँ पर डिकम्पोज होगा तो वी शुड गेट 28 ऑफ दिस एंड 88 ऑफ दिस। डू वी हैव दैट इन ऑप्शन? वी शुड, वी Yes, मस्ट sir. हैव। Yes, we have here 88 grams of carbon dioxide and 28 grams of nitrogen. Is that clear everybody? कैसे किया मैंने? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. वर्किंग क्लियर है सबको या कंफ्यूजन है किसी को? अभी बताओ जल्दी से फटाफट। No confusion. चलो। Okay, finally we have an organic section. ठीक है? Okay, which alkenes show geometric isomerism? What is geometric isomerism, guys and girls? Cis trans one. Yes or no? तो अब देखो, ऑर्गेनिक में घबराना नहीं होता। आपको पता है सिस ट्रांस के लिए अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लाजमी है, लेकिन कार्बन मस्ट नॉट बी अटैच्ड टू सिमिलर एटम्स। सो दिस शुड नॉट डिस्प्लेस सिस ट्रांस, दिस शुड आल्सो नॉट डिस्प्लेस सिस ट्रांस। अब इस कार्बन पे भी देखें, यहाँ पर भी CH3, यहाँ भी CH3 है, तो दोनों में से कोई भी डिस्प्ले नहीं करेगा। यस और नो? तो इट मींस हमने कोई भी वर्किंग नहीं की, फटाफट आंसर आ गया। यस और नो? Yes. ये क्लियर हुआ कैसे पहुंचे? क्या ये हमें पढ़ाया गया है बेटा? यस और नो? कि जो cis trans isomerism that can only be displayed by a carbon which is in a double covalent bond and contains 2 different groups of atoms. Yes or no? यस सर। ग्रुप सारा अनस, कोई नई बात तो नहीं बता दी बेटा मैंने? नो सर। नहीं सर। What is the correct name of the major product of the HBr when reacts with? Okay, अब देखो इस तरह के सवाल में ना आपको वर्किंग करनी है। अब ये दिया हुआ है ना, इसको बना के चेक करोगे तो पता चलेगा, फिर आंसर पे आओगे। कहता है what is the name of the major product of the reaction of HBr with 3-ethyl hexthrene? अब hexthrene का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 3 का मतलब थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और 3 इथाइल का मतलब थर्ड कार्बन पे इथाइल ग्रुप भी है। व्हाट इज इथाइल ग्रुप? इट्स अ ग्रुप विद 2 कार्बन्स। यस और नो? बाकी हाइड्रोजन पूरे करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसका रिएक्शन HBr से कराऊं तो HBr से कौन सा रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। यस और नो? Yes, sir. पहले मुझे बताओ, स्ट्रक्चर बनाना समझ में आया? स्ट्रक्चर कैसे बनाया समझ आया? अब जब आपने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां अटैच होगा? जहां कार्बन कम होंगे। तो इसका मतलब हाइड्रोजन विल गेट अटैच हियर एंड ब्रोमीन विल गेट अटैच हियर। यस और नो? एंड डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. तो व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट? नाउ आपके पास कार्बन की चेन तो 6 ही कार्बन की है, इथाइल वहीं लगा हुआ है, सिर्फ जो डबल बॉन्ड है वो टूट गया, तो इन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एन में। और 3 पे जहां इथाइल था, 3 पे ब्रोमो भी आ जाएगा। यस और नो? यस सर।
तो वी शुड हैव 3 ब्रोमो 3 इथाइल हेक्सेन, यस और नो? देखो कहां पर है, 4 ब्रोमो नो, Sir, 4 3 ब्रोमो bromo नो, for 3 ethyl ब्रोमो 4 hexane. इथाइल नो, वी हैव Sir, द A. ऑप्शन ए, यस और नो? 3 ब्रोमो 3 इथाइल, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और अगर इसने माइनर प्रोडक्ट पूछा होता तो माइनर प्रोडक्ट में क्या होता, ब्रोमीन फिर यहां लगता, तो इन दैट सिनेरियो क्या होता कि फिर ये 3 इथाइल और 4 ब्रोमो होता, यस और नो? Yes, sir. भाई अगर माइनर प्रोडक्ट पूछा होता फिर क्या होता, एच यहां अटैच होता, ब्रोमीन यहां अटैच होता। बेटा समझ में आ रही है नहीं आ रही? खानसा, फरीहा, अहमद, फरीहा, आई नीड यू टू रिस्पॉन्ड। अंबर, शर्जील, बेटा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, फिर बाद में रोते रहते हो। हेलो, आर यू ऑल विद मी? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. कहां चले गए बेटा? समझ आया या नहीं आया? अहमद, अंबर, अहमद, रबीसा, आर वी ऑल गुड टू गो? Yes, sir. Okay. Okay. How many? Okay. This is the only question. Oh, please mark this question, guys. Yes, guys and girls, I need to conduct a separate session to explain how to crack these questions. This is the question which, अगर मैं अभी पेपर में समझाने लग गया, I would not be able to complete the rest of the paper. This is the question where you are asked to predict the number of possible isomers. ठीक है? This is the question where some of the question can be done with trick and rest of the questions cannot be done with trick. Rather you need to draw. ठीक है? तो I will explain you how to draw the isomers, and remember this can be maximum asked to 6 carbons. This can be maximum asked to 6 carbon compounds. ठीक है? 6 कार्बन कंपाउंड। तो मैं तुम लोगों को 6 कार्बन तक कंपाउंड के सारे आइसोमर्स ड्रॉ करने का एक सेपरेट सेशन कंडक्ट करके बता दूंगा। तो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर नाउ बिकॉज़ इट विल कंज्यूम टू मच ऑफ टाइम, ठीक है, एंड विल ड्रेन आवर माइंड टू। लेकिन दिस इज दी, प्लीज रिमेंबर दिस इज द थिंग व्हिच यू, क्योंकि ये एमसीक्यू में आती है, ठीक है? एमसीक्यू में कि आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है, बाय गिविंग यू डिफरेंट कंपाउंड्स। तो उसका जो तरीकेकार है उसमें कहीं पर ट्रिक भी लगती है, वो ट्रिक भी बताऊंगा क्या होती है, और जहां पर ट्रिक नहीं लगती वहां यू आर सपोज टू ड्रॉ इट, और वो ड्राइंग कैसे करनी है उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है, और अगर वो पैटर्न फॉलो करेंगे तो दिस वुड नॉट बॉदर यू, ऑल्दो इट इज गोइंग टू स्टिल टेक टू मच ऑफ टाइम। तो इसलिए जब ये पेपर में इस तरह का सवाल आ जाए तो या तो क्लास में अगर प्रैक्टिस किया हुआ और आपको याद हो, बिकॉज इसमें काफी ये कंपाउंड काफी दफा रिपीट हुआ है, मुझे पहले से पता है कि इसका आंसर 6 है, ये कंपाउंड बहुत दफा रिपीट हुआ है, ठीक है, पास पेपर में। तो अगर इस तरह का कोई रिपीटेड कंपाउंड आ जाए तो फिर तो फौरन से कर लें, और अगर कोई कंपाउंड नया आ गया है तो फिर आपको बना के चेक करना पड़ेगा। तो फॉर नाउ आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन द ड्राइंग ऑफ आइसोमर्स सेपरेटली इन अनदर सेशन, ठीक है? फॉर नाउ आई एम लीविंग दिस। Okay, now what is involved in the mechanism of the reaction between aqueous NaOH and 1-bromobutane? 1-bromobutane is what? Halo? Yes, please. Halo alkane and NaOH है और aqueous NaOH है। तो do we know that already? कि भाई ब्रोमोब्यूटेन में क्या रिएक्शन होता है? 1-bromobutane क्या हो गया? 1 2 3 4 and 1-bromo means this compound is this, ठीक है? 1-bromobutane का रिएक्शन जब किसके साथ होगा बेटा? NaOH के साथ है, तो आप जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, yes or no? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। तो इसमें क्या होता है? अटैक बाय अ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन एटम। क्या ये OH कार्बन पे अटैक करता है, यस और नो? व्हिच इज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज? Yes, sir. यही आंसर हो गया, यस और नो? Yes. अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन एटम विद अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यस और नो? Yes. ठीक है, बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं आइए देख लेते हैं। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होती है क्या? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन इज ओनली हैपेंस इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यस और नो? तो होमोलिटिक तो वैसे ही गलत हो जाएगा। एंड हेटरोलिटिक बॉन्ड फिजन एंड अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटाइन। तो क्या कार्बोकैटाइन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है? हम देखते हैं कार्बो जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर कार्बन का अटैक होता है, क्योंकि ये कौन है? ये आप देखो ना, ये 1 नॉट हेलो अल्केन है कि 3 नॉट हेलो अल्केन है? जो 3 नॉट हेलो अल्केन होता है, जो टर्शरी होता है, उसमें कार्बोकैटाइन बनता है। 1 नॉट वाले में कार्बोकैटाइन बनता है क्या? ये SN2 है, SN1 नहीं है। SN1 वाले के अंदर क्या होता है कि पहले कार्बोकैटाइन बनता है और उसके बाद अटैक होता है, यस और नो? Yes, sir. बेटा SN1 खोल लो अगर याद नहीं आ रहा। SN1 किसमें होता था? 3 नॉट वाले में, 3 नॉट कार्बन में। तो 3 नॉट कार्बन में क्या होता था? पहले कार्बोकैटाइन बनता है, बाद में अटैक होता है। लेकिन 1 नॉट में ऐसा नहीं होता। 1 नॉट में तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है ना बेटा, यस और नो? 1 नॉट में सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है या नहीं होता? याद है या नहीं? Yes, sir.
ये Yes, क्लैरिटी आ गई है? अगर ये सवाल 3 नॉट का होता तो कौन सा आंसर ठीक होता बेटा? बी B. ठीक होता। अगर ये सवाल 3 नॉट कार्बन का होता, 1 ब्रोमोब्यूटेन इज अ 1 नॉट हेलोअल्केन, इट इज अ 1 नॉट कार्बन, यस और नो? क्योंकि कार्बन जिस यानी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, दैट इज ओनली अटैच्ड टू 1 कार्बन चेन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes. Is that clear everybody? Yes, sir. Okay. Now next question, butene reacts with butene. Butene का मतलब 1 2 3 और ये 4 और 2ene का मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? And we have the valency CH CH3 CH and CH3 बना के चेक करेंगे। React with cold dilute KMnO4 to give product X. हाँ भाई, जब कोल्ड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? We get diol, yes or no? Diol. Yes. ठीक है। And butene reacts with excess of hot concentrated sulfuric acid acidified KMnO4 to give product Y. अब जब हॉट से रिएक्ट करेगा तो यहाँ से टूट जाएगा, CH वाला कार्बन है तो किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो सिमेट्रिकल है तो क्या बनेगा? CH3COOH, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यस और नो? Yes. Yes, sir. तो यहाँ पर हमें CH3COOH मिलेगा, ठीक है, और पहले वाले में OH डायोल मिलेगा। अब कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट X एंड Y आर करेक्ट? Only one of X and Y reacts with 2,4-dinitrophenyl hydrazine. 2,4-dinitrophenyl hydrazine कौन सी रिएक्ट करता है? जो कार्बोनाइल ग्रुप कंटेन करता है। तो कार्बोनाइल ना इसमें है ना इसमें है, तो क्या कोई रिएक्ट करेगा? No. No, sir. नहीं करेगा। ओके, X एंड Y बोथ रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, लेकिन क्या अल्कोहल करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट? नहीं। नहीं, अल्कोहल किससे करता है? सिर्फ मेटल से। किससे करता है? सिर्फ मेटल से। Metal. तो So X is एंड it Y D? बोथ रिएक्ट विद मेटल, यस और नो? Yes, sir. और उसके बाद कहता है Y reacts with LiLH4 to give X. अगर Y रिएक्ट करेगा तो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होकर सेकेंडरी अल्कोहल देगा या प्राइमरी अल्कोहल देगा? Primary. प्राइमरी, एंड दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल? द गिवन अल्कोहल इज प्राइमरी और सेकेंडरी? दीज आर सेकेंडरी अल्कोहल, यस और नो? क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. I want everybody's surety. बेटा, are you all getting this? शर्जील रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, क्या बात है बेटा? किसके लिए गला फाड़ रहा हूं यहाँ मैं? सारा, आयशा, उरूब, बेटा कोई कंफ्यूजन अभी पूछोगे। अभी तक एक भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं आया तुम लोगों की तरफ से। या तो तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, या तुमने ये पेपर सॉल्व किया हुआ है, या तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है। 3 में से वो एक बात है। आर यू ऑल गुड टू गो टिल दिस क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Question 30. When heated with potassium hydroxide dissolved in ethanol, ये किसकी बात हो रही है? जब KOH एथेनॉलिक हो जाए तो मतलब कौन सा रिएक्शन है? Elimination. Halogenoalkanes can go elimination reaction to form alkenes. We know that. What are the possible elimination products when 2-bromobutane? Okay, हम करके देखेंगे, पता चल जाएगा। 2-bromobutane क्या है? 1 2 3 4 ब्यूटेन आ गया। 2-bromo का मतलब यहाँ पर लगा हुआ है ब्रोमीन, ठीक है ना? CH3 CH CH2 एंड CH3। अब एलिमिनेशन करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है? ब्रोमीन तो यहीं से निकलेगा, हाइड्रोजन या तो यहां से निकलेगा या यहां से निकलेगा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? 1 या 2? बोलो बेटा, 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी में अगर यहां से निकाले हाइड्रोजन, क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। और दूसरी पॉसिबिलिटी यहां से निकाले तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यस और नो? C. तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज आंसर में मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। व्हाट विल द आंसर बेटा? C. क्लियर? करके देखेंगे तो आएगा, कोई मसला? No, sir. चल, No, sir. कहता है क्लोरोइथेन कैन बी यूज्ड टू मेक सोडियम प्रोपेन। अच्छा, क्लोरोइथेन, इथेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। आगे जाके प्रोपेन बना रहा है, प्रोपेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो जब कार्बन को स्टेप अप करना हो, क्या बताया था मैंने? कार्बन बढ़ाना हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो किससे रिएक्शन होता है? नाइट्राइल कंपाउंड से। नाइट्राइल में कार्बन होता है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो अगर मैं क्लोरोइथेन का रिएक्शन साइनाइड से कराऊंगा तो क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा। भाई क्लोरोइथेन का मतलब क्या हो गया? CH3 CH2Cl। अगर मैं इसमें साइनाइड का रिएक्शन कराऊं, ठीक है, साइनाइड का जो NaCN वाला रिएक्शन होता है या KCN वाला रिएक्शन होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3 CH2 और फिर CN, और फिर CN को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कार्बोक्सिलिक, बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का H हटा के मैं सोडियम लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता? सब सोडियम लगाऊंगा तो सोडियम प्रोपेनेट बन जाएगा, यस और नो? Yes, sir.
अब क्या कहता है, इंटरमीडिएट क्यू इज हाइड्रोलाइज्ड विद बॉइलिंग इंटरमीडिएट क्यू बनाया पहले, व्हाट इज द इंटरमीडिएट क्यू, दिस इज द इंटरमीडिएट क्यू, और उसके बाद उसको बॉयल किया है NaOH के साथ टू गिव सोडियम प्रोपेनोएट, व्हिच रिएजेंट वुड प्रोड्यूस इंटरमीडिएट क्यू। हाँ भाई, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे जो इंटरमीडिएट क्यू बनेगा? तो वी हैव द एब्सोल्यूट आंसर, पोटेशियम साइनाइड इन इथेनॉल। यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Is everybody clear about this question? Sharjeel, Sir, Faria, yes. sir, could you explain why it's in ethanol and not in water? ये तो कंडीशन ही यही है ना, ये तो साइनाइड की कंडीशन तो होती है एथेनॉल में है, साइनाइड तो रिएक्ट ही एथेनॉल में वो करता है ना, ये तो बेसिक सिलेबस की कंडीशन है। वाटर में साइनाइड का रिएक्शन, क्योंकि साइनाइड अगर वाटर में डाल दोगे तो फिर तो वाटर के एचाइन के साथ अपना एचाइन यानी एक्सचेंज में चला जाता है, क्योंकि वाटर अच्छा। पोलर होता है, एथेनॉल की पोलैरिटी कम होती है, तो उसका तो कंडीशन ही साइनाइड की एथेनॉल में ही है, वाटर के साथ नहीं है, एक्वस कंडीशन में नहीं होता Okay, sir. बेटा। ये सबको समझ में आ गया? हाउ डिड वी रीच हियर? क्योंकि हमें नजर आया कि यहाँ इथेन था और यहाँ प्रोपेन, कार्बन बढ़ रहा था, कार्बन जब भी बढ़ा रहा है इसका मतलब है नाइट्राइल इज पार्टिसिपेटिंग। यस और नो? क्लियर? बेटा जल्दी Yes, sir. जवाब दे दो। ओके, 4 Yes, different sir. alcohols are treated with alkaline aqueous iodine. ओके, 4 डिफरेंट अल्कोहल को ट्रीट किया alkaline aqueous iodine से, यानी किसकी कंडीशन है, कौन सी टेस्ट की बात हो रही है, जल्दी बताओ। आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात हो रही है। आयोडोफॉर्म टेस्ट में कहाँ कब रिजल्ट आता है बेटा, जल्दी बताओ, कब रिजल्ट आता है? जब आपके पास ये सारे देखो अल्कोहल हैं, कब रिजल्ट आता है? जब आपके पास CH3 CHOH का ग्रुप हो। यस और नो? Yes. ठीक है, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है? तो प्रोडक्ट में आपको मालूम है एक मेटालिक एस्टर बनता है और साथ में आयोडोफॉर्म बनता है। आयोडोफॉर्म का करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? CHI3। अब देखो CHI3 यहां नहीं बन रहा, CHI3 यहां नहीं बन रहा, यहां बन रहा है और यहां बन रहा है। यस और नो? Yes, sir. तो इसका मतलब चेक हम इन दोनों को करेंगे, टाइम जाया नहीं करेंगे। क्या ख्याल है? क्लियर? क्योंकि हमें पता है ना आयोडोफॉर्म अगर आयोडीन रिएक्शन हो रहा है तो आयोडोफॉर्म बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा तो हमारे पास आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला तो ठीक होना चाहिए ना। तो अब इनको प्रोपेन 1 और 2 ओल को चेक कर लेते हैं। ये प्रोपेन 1 ओल है जिसमें OH यहां आ रहा है, और प्रोपेन 2 ओल में क्या आ रहा है, OH2 पर आ रहा है, यानी कि यहां पर आ रहा है। तो अब आप बताइए कौन सा ग्रुप रिएक्ट करेगा, जल्दी से बताइए, प्रोपेन 1 ओल या 2 ओल? 2 all. क्योंकि CH3OH CHOH का ग्रुप कहां नजर आ रहा है हमें, प्रोपेन 2 ओल में। Yes. यस और नो? Yes, sir. क्लियर एवरीबॉडी? Clear, sir. शर्जील जवाब दे दो बेटा, फरीहा, हंसा, अनस, अली अब्बास, उरूब, बेटा अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड? रबीसा, क्लियर? Yes, sir. Clear. Okay, okay. The MR of the compound X is 88. Okay. Compound X is heated under reflux with excess sodium potassium dichromate to form, अरे यार ये तो मेरे ख्याल आइडियल O लेवल वाला है। कौन सा कंपाउंड होता है जिसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो कंपाउंड Y बनता है, एंड फिर कंपाउंड Y रिएक्ट विद कंपाउंड X अंडर सुटेबल कंडीशन टू, ये किसकी तरफ हिंट हो रही है भाई? याद है? अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड Esters. और Yeah. Esters. एस्टर। याद है भाई? देखो हिंट बिठाओ, कंपाउंड X को ऑक्सीडाइज किया तो Y बना, तो जब आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और फिर उसके बाद उसको आपस में रिएक्ट कराया तो Z बन गया। तो किसकी हिंट हो रही है ये सारी, बोलो बेटा? Ester. एस्टर की। ठीक है, अब सवाल आखिर में पूछता है व्हाट इज कंपाउंड X? कंपाउंड X कौन है? तो कंपाउंड X कौन होगा? अल्कोहल होगा। यस और नो? अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. अच्छा, अब अल्कोहल, अब सारे ही अल्कोहल हैं, इसमें भी अल्कोहल ग्रुप आ रहा है, लेकिन हाँ एक और बात समझ लो, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो अगर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कीटोन बन जाएगा ये। Ketone. Ketone बन जाएगा. ये भी सेकेंडरी अल्कोहल, देखो चेक कर रहे हो बेटा, एग्जाम में टेस्ट करता है कि आप बच्चा कर भी, ये भी कीटोन बनेगा, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी क्या बन जाएगा, बोलो? D है sir, कीटोन। D. तो अब आप देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या कहते हो? स्मार्ट खेल गए ना, बजाय इसके एमआर लगाते रहे भाई, वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, फिर आपस में रिएक्ट करके एस्टर बन रहा है, कीटोन से तो एस्टर नहीं बनता ना। यस और नो? Yes, sir. Yes. तो अब देखने में शर्जील
बात समझ आ रही है? देखने में ऐसा लग रहा था कि सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फटाक से हो गया, नहीं हो गया? बोलो बेटा, क्लियर है? चलो, अभी उसी वक्त होगा जब आपका दिमाग चल रहा हो, जब दिमाग थक जाएगा तो नहीं होगा। ओके, ब्यूटेन डाइओन। अब यहाँ कौन सा ग्रुप नजर आ रहा है बच्चों, जल्दी बताओ। पार्टिसिपेशन तुम लोग की तरफ से मजेदार नहीं हो रही भाई। रबीसा, लवीना, कौन सा ग्रुप नजर आ रहा है? कीटोन, ठीक है ना? Don't. हाउ डज ब्यूटेन डाइओन रिएक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन एंड विद फेलिंग? हाँ भाई, 2,4 नाइट्रो के साथ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन फेलिंग किस में? फेलिंग के साथ नेगेटिव एल्डिहाइड में फेलिंग के साथ क्या आ जाएगा? नेगेटिव। 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 तो अब सारे सवाल जैसे कहा ना मैंने, मुश्किल नहीं होते। आगे चलो, विच सब्सटेंस रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड टू गिव ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विद द हाईएस्ट एमआर? हाँ भाई, इथेनोइक एसिड के साथ कौन सा रिएक्ट करेगा? तो देख लेते हैं। इथेनोइक एसिड है CH3CaCOOH। अब पहला इसके साथ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? CH3CH2OH। यस और नो? Yes. प्राइमरी कोई Yes, sir. बनेगा। अब सबका एमआर भी निकालना पड़ेगा। फिर Yes, देखो, sir. CH3COH, इसमें मैग्नीशियम से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? आप जानते हैं CH3CaCOO और Mg, और ये ट्वाइस आ जाएगा। ऐसा ही है। इसी तरह पोटेशियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो CH3COOH। Yes, sir. जब पोटेशियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो यहाँ आ जाएगा CH3COOK। और प्रोपेन 2 से रिएक्ट करेगा, प्रोपेन 2 CH3COOH, और प्रोपेन 2 यानी कि अल्कोहल, 2 कार्बन का अल्कोहल, CH3CH2OH। तो यहाँ एस्टर बन जाएगा। सॉरी, 3 कार्बन का अल्कोहल, एस्टर बन जाएगा। उसको सही करके लिख दूं मैं, CH3CHOH CH3। तो एस्टर बनेगा। एस्टर बनेगा तो एस्टर में क्या आ जाएगा? CH3COO, और उसके बाद CH3 ट्वाइस। अब भाई करना क्या है, सबका एमआर निकाल लेना, जिसका एमआर सबसे हाईएस्ट होगा वो आंसर होगा। यस और नो? यस सर। तो अब एमआर कैलकुलेट कर लो सबका, किसका आ रहा है हाईएस्ट मुझे बता दो कैलकुलेट करके। मेरे ख्याल है बी का आना चाहिए। किसका आ रहा है चेक करो। एमआर निकालना पड़ेगा सबका। ए का तो नहीं आएगा, सी का भी नहीं आएगा, बी और डी में चेक कर लो किसका आ रहा है। बी और डी में चेक कर लो किसका आ रहा है। हेलो, बता दो भाई कैलकुलेट करके किसका आ रहा है। बी या डी में से कोई आना चाहिए। अभी कोई कैलकुलेट कर भी रहा है या नहीं कर रहे हो? हेलो, Sir, B का 124 है। 124, और डी का? सर मुझे D का अभी निकाल रहा हूँ। डी का कम आएगा। सर वो कम आएगा, कम आएगा मैग्नीशियम के साथ। यही होगा, बी होगा। 139.3 आ कितना आ रहा रहा है है? कितना आ रहा है? 139 आ रहा है। सर वेट, मैंने एक मिस्टेक करी थी इसलिए मेरा आई थिंक डिफरेंट आ रहा है। कोई और बता दो यार, क्या कर रहे हो? एमआर भी कैलकुलेट करने में इतना टाइम लगा रहे हो। जी शर्जील, फरिया, बेटा फरिया आप पार्टिसिपेट करते नहीं हो, फिर मैं बोलूंगा तो आपको सर मैं बोलती रहती हूँ। उरूब, उरूब तुम्हें प्रोडक्ट फॉर्मेशन समझ में आई है कि प्रोडक्ट जो मैंने बनाए हैं ये कैसे बने? उरूब, डिड यू गेट द प्रोडक्ट फॉर्मेशन? उरूब, व्हाई इज नोबडी रिस्पोंडिंग? सर डी का 102 है। हाँ तो फिर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलो। अ सैंपल ऑफ प्रोपाइल इथेनोएट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय हीटिंग अंडर फ्लक्स विद एक्वस NaOH। ओके, वी हैव गॉट प्रोपाइल एथेनोएट। प्रोपाइल एथेनोएट क्या होता है बेटा? Propyl ethanoate, it means it is ester. We have got C3H7 here, and ethanoate means this. This is propyl ethanoate. Yes or no? Do you agree? Propyl ethanoate is this Yes, compound. sir. And when you are hydrolyzing it, आपने पढ़ा है एस्टर की बेसिक हाइड्रोलिसिस पढ़ी है? जब एस्टर की बेसिक हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बनता है? We got metallic salt
and we got the alcohol C3H7OH. जबकि जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है तो we get carboxylic acid and alcohol. So these should be the product. कहता है out of the total mass, okay, the two organic products are of the hydrolysis are separated, purified and weighed. Out of the total mass of the products obtained, what is the percentage by mass of each product? दोनों की परसेंटेज बाय मास क्या होगी? पहले मुझे बताओ, प्रोडक्ट बनाना है, समझ में आया? दिस इज द बुक सिंपल रिएक्शन जो हमारी बुक का ही है, एस्टर था ये, और इसकी आपने हाइड्रोलिसिस की है, बेसिक हाइड्रोलिसिस NaOH से, यू गेट दिस CH3COONA एंड C3H7OH, ठीक है, मेटालिक एस्टर एंड अल्कोहल. अब आपको परसेंटेज बाय मास कैसे बतानी है, तो भाई आपको देखना है कितना कितना मास बना, इसका MR निकालो, क्या हो जाएगा ये 12 plus 3 plus 12 plus 32 plus 23, बताओ कितना आ रहा है ये? और ये बताओ 12 into 3 plus 7 plus 16 plus 1, कितनी कितनी वैल्यूज आ रही है बताना मुझे. सर पहले की 82. कितनी आ रही है? 82. यस. ओके, दूसरे की बताओ. दूसरे की 60. ओके, अब हमारे पास टोटल मास कितना बना? 82 प्लस 60 कर लो, टोटल मास कितना आ जाएगा? 80 और 142. तो टोटल मास जो प्रोडक्ट में आ रहा है वो 142 आ रहा है. अब परसेंटेज बाय मास बता सकते हैं, कैसे बता सकते हो? 82 डिवाइड बाय 142 विल गिव द परसेंटेज बाय मास ऑफ दिस, एंड बोलो 60 डिवाइड बाय 142 वुड गिव द परसेंटेज मास ऑफ दिस. कर लो बेटा, सॉल्व करो उसको. इट्स सी. सॉरी, सी 57.7 ओके, and 42. डू यू ऑल गेट इट? कैसे किया बच्चे हम लोगों ने? डू यू ऑल गेट इट? भाई आपको उसने कोई डेटा नहीं दिया था, तो उसका मतलब है आपने सिंपल जो मास फॉर्मेशन हो रही थी उसको एड अप किया, तो टोटल मास जो फॉर्म हो रहा है वो पता चला. अब उसके बाद आपने इंडिविजुअल मासेस से टोटल को डिवाइड करके परसेंटेज निकाली. दैट वाज वेरी सिंपल. क्लियर? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Which statement about PVC is correct? Combustion products, कौन से? PVC क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड. आप जानते हैं क्लोरीन वाली गैसेस है. Combustion of products of PVC are very alkaline. हाँ भाई, जब PVC को बर्न करते हैं तो हमें टॉक्सिक एसिडिक गैसेस मिलती हैं, अल्कलाइन गैसेस मिलती हैं. Acidic gases. क्लोरीन है ना, क्लोरीन है, तो क्लोरीन का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, अल्कलाइन होता है? तो एसिडिक होता है तो अल्कलाइन तो बन ही नहीं सकती. फिर कहता है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ पीवीसी इज द सेम एज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द मोनोमर. हाँ भाई, मोनोमर और पॉलीमर का एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है या नहीं? चलो एग्जांपल दे देके समझा देता हूं. फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट ईथीन. अब अगर ईथीन हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अगर मैं n नंबर ऑफ ईथीन को ऐड कर लूं लाइक दिस CH2 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 CH2, ये 2 यूनिट्स ईथीन के मैंने ऐड कर लिए, तो यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनता? C2H4. एम्पिरिकल क्या बनता? CH2. और यहां पर देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन रहा है? C4H8. एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन रहा है? स्टिल CH2 बन रहा है. यस और नो? Yes, sir. तो जो हमारे Yes, पास कार्बन के मोनोमर्स और पॉलीमर्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं? सेम होते हैं. बाकी और भी देख लो, मॉलिक्यूल ऑफ पीवीसी आर अनसैचुरेटेड. मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है? जब पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गया इस फॉर्म में तो अनसैचुरेटेड था, लेकिन इस फॉर्म में क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया, डबल बॉन्ड टूट गया. यस और नो? Yes, ठीक sir. है. और फिर कहता था रिपीट यूनिट ऑफ पीवीसी इज CH2Cl. क्या 2 बार Cl आता है पीवीसी में? विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? एक ही क्लोरीन आ रहा है ना भाई, पीवीसी विनाइल क्लोराइड, तो क्या 2 Cl आएगा क्या मोनोमर में? बोलो भाई, 2 Cl सर आने आप ब्लैक कर रहे थे, थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं पीवीसी में देखो जो उसने रिपीट यूनिट दिया हुआ है मोनोमर, उसमें 2 क्लोरीन दिखाए हुए हैं. तो क्या विनाइल क्लोराइड के फॉर्मूले में, विनाइल क्लोराइड में 2 क्लोरीन आते हैं? मतलब डाइक्लोरोविनाइल होता है फिर, तो इसका मतलब उसमें एक ही क्लोरीन आता है. तो अगर आप इस तरह से भी जाओगे तो ऑल दीज आर इनकरेक्ट. द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. यस और नो? थर्ड स्टेटमेंट दोबारा बता दें. मॉलिक्यूल ऑफ पीवीसी आर अनसैचुरेटेड. बेटा कहते हैं अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड. क्या पीवीसी में डबल बॉन्ड है? भाई मोनोमर में डबल बॉन्ड होता है. जब पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड कहां होगा? क्लियर? क्लियर? ओके, नेक्स्ट. Compound Q reacts rapidly with HCN and NaBH4 under suitable conditions. Both reaction produce an organic compound with a chiral center. What is compound Q? Okay, compound Q क्या है? ये ख्वारी वाला सवाल आ गया है. ठीक है.
अब कहता है कंपाउंड क्यों HCl से भी रिएक्ट कर रहा है, NaBH4 से भी रिएक्ट कर रहा है, और दोनों जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कायरल सेंटर बन रहा है। तो अब चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले ब्यूटेनोन ले लेते हैं। तो ब्यूटेनोन क्या होता है? CH3 CO CH2 CH3, दिस इज ब्यूटेनोन। अब HCl से भी रिएक्शन हो रहा है और NaBH4 से भी रिएक्शन हो रहा है। HCl से रिएक्शन होगा तो क्या होगा बेटा, पढ़ा है ना हमने कि CH3 यहाँ CO पे H आ जाएगा, यहाँ CN आ जाएगा, यस और नो, और यहाँ CH2 CH3 आ जाएगा। अबे हाँ ना तो बोलो, यही रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। Yes, sir. और यहाँ NaBH4 है, कीटोन है, तो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, तो दैट वुड बी CH3 OH C. H CH2 CH3, यस और नो। Yes, sir. अब देखें कायरल Yes, सेंटर sir. है दोनों जगह पर, क्या देखेंगे? कार्बन Yeah. देखें, कायरल सेंटर आ गया, जी। चारों डिफरेंट ग्रुप है, और यहाँ पर भी चारों डिफरेंट ग्रुप है, यस और नो। Yes. यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो चूंकि Yes, sir. बच्चे, अब देखो ये मैं समझा रहा था, जो याद है शुरू में मैंने बताया था, अब चूंकि डेफिनेट वर्किंग वाला आंसर है तो मुझे बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने वर्किंग ठीक की है तो आंसर में पहले ही मुझे पता चल गया, तो मुझे आगे जाने की चक्कर जरूरत नहीं है। आपकी तसल्ली के लिए मैं एक और करके दिखा देता हूँ, आपकी तसल्ली के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोपेनोन करके दिखाता, अगर मैं प्रोपेनोन करता तो प्रोपेनोन ये होता। आपको पता है कायरल सेंटर बन ही नहीं सकता, क्योंकि देखो दो कार्बन सेम ग्रुप पे आ रहे हैं, ऐसा नो। अगर जी मैं सर। इसमें OH और CN लगाऊंगा तो ये दोनों CH3 की वजह से बनेगा ही नहीं ना, तो इसका मतलब आंसर हमारा पहला ही है। क्लियर? जी। Okay. Okay, we have another question that looks like a lengthy one. Let's try it. Compound X has the following property. When 0.20 mole of X undergoes complete combustion, 14.4 dm cube of carbon dioxide is produced. Measured, okay. आपको जब X का 0.2 मोल होता है तो इसके 14.4 dm cube बनते हैं। ओके, पहला हिंट है। X react with 2,4-dinitrofenyl hydrazine. 2,4-dinitrofenyl hydrazine से रिएक्ट करता है, इसका मतलब या X में लाजमी तौर पे क्या होगा? बोलो बेटा। DOO. नहीं, CO ग्रुप होगा ना बेटा, CO जी। CO ग्रुप होगा। इट मींस प्रोपेन 1 तो नहीं हो सकता, इट कुड बी हेक्सेन 3-on, प्रोपेनोन और प्रोपेनॉल, यस और नो, क्योंकि सब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में आते हैं ना बेटा इसका रिजल्ट, यस और नो। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद क्या है? X does not give a yellow precipitate with alkaline aqueous iodine. येलो प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा, इसका मतलब इसके अंदर, अब देखो इसका, अब देखो हेक्सेन 3-on बनाओ, तो हेक्सेन 3-on क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 3-on का मतलब ये है, तो ये आपके पास ग्रुप आ जाएगा CH3 CH2 और उसके बाद CH2 अब ये रिजल्ट पॉजिटिव देगा? बताओ आयोडो फॉर्म में डू वी हैव CH3CO ग्रुप? डू वी हैव CH3CH2 ग्रुप? नहीं है ना बेटा, तो इसका मतलब ये दिस कुड बी द आंसर, क्योंकि अल्टीमेटली ये रिएक्शन नहीं दे रहा है। पहले हमने रूल आउट किया इसको, इसका रूल आउट करना समझ में आया, यस और नो? जी सर, Yes, समझ sir. आ आ गया। गया. इधर आ जाओ, प्रोपेनोन को देखो, तो प्रोपेनोन है CH3 CO CH3, तो ये आयोडो फॉर्म में पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा बिकॉज इट हैज गॉट CH3 CO, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये भी रूल आउट हो गया। प्रोपेनल देखते हैं, तो प्रोपेनल क्या होता है? CH3 CHO, सॉरी प्रोपेनल क्या होता है? CH3 CH2 और उसके बाद CHO। मुझे बताइए क्या ये आयोडो फॉर्म में रिजल्ट देगा पॉजिटिव? बोलो बेटा, आयोडो फॉर्म में पॉजिटिव रिजल्ट देगा? सर आप रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा सा लैग हो गया। मुझे बताओ, प्रोपेनल आयोडो फॉर्म में पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नहीं देगा? डज इट कंटेन द ग्रुप व्हिच गिव्स द पॉजिटिव टेस्ट? हाँ, यस यस इट वुड। does it contain the group which gives the positive test? Which group gives the positive test? CH3CO. Does it has the CH3CO group? नो No. अब मैं थोड़ा गंदगी क्लियर कर दूं, पहले मैं दोबारा समझाऊं, दिमाग थक गया होगा, लेकिन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, समझ लो। पहले मुझे बताओ, इन दोनों को रूल आउट करना सबको समझ में आता है? लेट मी जस्ट रीडू इट फॉर एवरीबॉडी फॉर मोर क्लैरिटी। भाई उसने पहला हिंट दिया था कि 2,4-diनिट्रोफेनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, ऑरेंज पीपीटी दे रहा है, अल्कोहल रूल आउट हो गया। क्लियर है? उसके बाद कहा X does not give yellow precipitate, तो X does not give, this will give, तो ये भी रूल आउट हो गया। अब नाउ इन रेस कौन से दो ऑप्शन हैं?
A or B? A and B are two options still in the race. Yes or no? पहले ये Yes, A और sir. B तक, अब आपको तीसरे हिंट को, जो तीसरा हिंट गिवन था उसको चेक करना पड़ेगा, तीसरा हिंट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये दोनों जो है वो आपको 2,4 DNPH वाला रिजल्ट भी दे रहे हैं और आयोडोफॉर्म से दोनों रिजल्ट नहीं दे रहे। अब आपको क्या चेक करना पड़ेगा, कंबशन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी बेटा। कंबशन की इक्वेशन इसकी बनाओ, हेक्सेन 3 ओन की इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी? तो आपके पास 6 कार्बन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और 3 ओन का मतलब यहाँ कीटोन है CH3 CH2 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 CH3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा मॉलिक्यूलर? C6 3 2 5 6 7 8 9 10 11, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, C6H12O प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। ये इसकी कंबशन की इक्वेशन आ गई। और प्रोपेनॉल की क्या होती है? C3H6O, है ना, प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। अब जनाब आली इसको बैलेंस करो, पहले अंदाजा हो जाएगा। यहाँ 6 कार्बन तो 6 आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ पर टोटल 3 है, यहाँ पर 6 टू द 12 और 6 18 ऑक्सीजन है। 18 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर एक मौजूद है, 17 चाहिए, 17/2 लगा देंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. समझ में आती है बच्चों? एवरीबॉडी? अनस जवाब नहीं आ रहा तुम्हारी तरफ से भी? नबीसा, हंसा, ओके। दूसरी तरफ आ जाए, 3 है तो यहाँ 3 लगा देंगे, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ 3 लगा देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर आपके पास 3 टू द 6 और 3 9 में से एक यहाँ पर है तो यहाँ पर 4 लगा देंगे। अब आप रेशो देख लें कि इसका जब 1 मोल है, किसके साथ बताया था उसने? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जब इसका 1 मोल है तो इसके 3 मोल्स है। 1 मोल है तो 3, यानी इसके 0.2 होंगे तो इसके 0. क्या होंगे? अगर इसके 0.2 थे तो इसके पास क्या होंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 0.6 मोल होंगे। यस और नो? और इसके 1 है तो 6 है तो 0.2 होगा तो ये 1.2 बनेगा मल्टीप्लाई बाय 6 करके। अब आप 1.2 को 24 से मल्टीप्लाई कर लें और 0.6 को 24 से मल्टीप्लाई कर लें, किसका आंसर आ रहा है? 14.4। 0.6 वाले का आ रहा होगा, इसका मतलब 0.6 वाले का। तो इसका मतलब आंसर क्या है हमारा? प्रोपेनॉल। क्लियर? Yes. Yes. कैसे पहुंचे? क्लियर है या नहीं? क्लियर है? Clear है। ओके, लास्ट बड़ा इजी क्वेश्चन है। अ सैंपल ऑफ ब्यूट2 इनोइक एसिड ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसमें देखें 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आपको पता है 2 पीक्स होती हैं, एक CO की पीक होती है और एक OH की पीक होती है। यस और नो? तो टोटल 3 पीक्स बनेंगी, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक होगी, एक CO बॉन्ड की पीक होगी और एक OH बॉन्ड की पीक होगी। यस और नो? Yes, sir. अब सवाल क्या पूछा था? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम शो ब्रॉड पीक इन द रेंज ऑफ 2500 टू 3000। हाँ जी, 2500 टू 3000 किसकी पीक है? OH. OH की। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी। व्हिच बॉन्ड इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? यस प्लीज। OH। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So for me this is 39 out of 40. Why 39? Because मैंने एक क्वेश्चन दरमियान में छोड़ा है, उसको मैं अलग से समझाऊंगा। This was 39 out of 40. I have took enough time to explain every question. Still it took, मैंने पेपर स्टार्ट किया था that at उस वक्त 8:45 हो रहे थे, this is 10:28. It took me almost 1 hour 40 minutes to solve this. इसमें दरमियान में मैं 2-4 मिनट के लिए गायब भी हो गया था, तो रफली 1 hour 30 minutes के लिए पेपर हमने किया। 1 hour 30 minutes में हमने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, डिस्कस करके, वर्किंग करके, समझा कर। तो 1 hour 15 मिनट पे करना उसी वक्त पॉसिबल होगा जब आप कुछ सारे कंसेप्ट्स पक्के हैं और आप स्ट्रेट अवे उसी अप्रोच से जा रहे हैं जिस अप्रोच को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कुछ समझ आया पेपर करते हुए? डिड यू फाइंड सम लर्निंग इन दिस पेपर गाइस एंड गर्ल्स? Yes, sir. Yes, A lot. sir. अ लॉट। माशाल्लाह जी। फरिया पराचा, सारा उस्मान, आयशा उस्मान, बेटा पार्टिसिपेशन बहुत ही घटिया है तुम लोगों की तरफ से। इट्स वेरी टायरिंग। मैंने जो है ना कि आप पार्टिसिपेशन मजेदार नहीं करेंगे फिर कैसी बात बनेगी? सो यू विल हैव अनदर सेशन टुमारो इंशाल्लाह। नाउ यू विल बी हैविंग बैक टू बैक सेशन, बट कल का सेशन भी I have a रात question. हाँ जी बोलो। वो कल का सेशन कब होगा सर?
रात में ही होगा, बिकॉज मैंने कहा ना शाम तक तो प्रैक्टिकल की शिफ्ट ही होंगी, उसके बाद फिर मेरे रात में मोस्ट लाइकली 10 बजे होगा शायद, मोस्ट टेंटेटिवली 10 बजे होगा, because I have to conduct an orientation session of the new batch of O levels. I am being compelled for this because 100 of students have already registered for the O levels batch for the next session. So I have to conduct the orientation at 8, and I have another orientation for the next batch at 5. So most likely the orientation session would end at 9:15, and then most likely we'll be having the session at 10 p.m. Okay, sir. Thank you. ठीक है जी, thank you so much.